कल जो हमारा लेक्चर था वो हमने पढ़ा सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके ऊपर लॉ अप्लाई होता है और उसके ऊपर केस भी हो सकता है, वो किसी और के ऊपर भी केस कर सकता है। वो लीगल पर्सनैलिटी जिसकी होती है वो ही सब्जेक्ट है। उसमें डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, आईएनजीओज, आईजीओज, एनजीओज, एमएनसीज, ये सारे सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ के। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है, जो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, इंटरनेशनल लॉ में भी, वो है स्टेट। स्टेट जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो एक लीगल पर्सन है। अब थोड़ा सा हम स्टेट के फिनोमिना को समझने की कोशिश करें कि स्टेट होती क्या है और व्हाट इज अ स्टेट। इसको आप कह सकते हैं कि स्टेटहुड का एक क्राइटेरिया है जो कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में आता है। देयर आर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट, जो कि मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में आता है। ये आप नहीं भूलना, इसी में ये क्राइटेरिया दिया गया है। वो क्या चार फीचर्स हैं। एक तो ये कि वहां पे परमानेंट पॉपुलेशन हो उस स्टेट में, परमानेंट पॉपुलेशन हो, ठीक है। लेकिन ये है कि वो एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, फिर उसमें कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके पास एक सेंट्रलाइज कंट्रोल हो उस जगह का, और फिर जो है उसकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, या इसको आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए उसकी। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जब मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वो स्टेट बनती है। दूसरे क्राइटेरिया भी ऐड कर सकते हैं जो कि उसमें नहीं आता है, जैसे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, या फिर रिकग्निशन हो, कि स्टेट तभी बनती है जब जो है वो उसको रिकग्नाइज किया जा सके। तो ये बेसिकली ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है स्टेटहुड का। लेकिन फिर हम देखते हैं कि स्टेटहुड खत्म कैसे होती है, किस तरीके से स्टेट खत्म हो सकती है। स्टेट खत्म भी हो जाती हैं, मर्ज हो सकती हैं, एब्जॉर्प्शन है, एनेक्सेशन है, डिसमेंबरमेंट है। ये डिफरेंट किस्म की चीजें जिससे स्टेट खत्म हो जाती है। जैसे आप ये देखें कि साउथ सूडान एक नया मुल्क बना है, पिछला टूटा है, या यूएसएसआर एक मुल्क था, वो खत्म हो गया, टूट के नए मुल्क बन गया, डिसमेंबरमेंट है। एनेक्सेशन क्या है कि आपके मुल्क को कोई और एब्जॉर्ब कर ले, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह स्टेट खत्म भी हो सकती है। ओके, इस तरह से आप ये देखें कि केस स्टडीज नई स्टेट की या स्टेटहुड की। कुवैत क्राइसिस 1990 के देखें, कुवैत एक अलग मुल्क था, उसको इराक ने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एनेक्स कर लिया, और वो खत्म हो गया, ठीक है। एनेक्सेशन बाय फोर्स होती है, एब्जॉर्प्शन जो है ना, वो आप थोड़ा सा है वही कि जुड़ गया किसी और के साथ, लेकिन उसको आप कह सकते हैं उसमें इंटेंशन है, कि जैसे जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है वो एब्जॉर्प्शन के उसमें आ सकता है। साउथ और नॉर्थ यमन 1990 में रिपब्लिक ऑफ यमन बने थे, दो मुख्तलिफ मुल्क मिल के, पिछले दो मुल्क खत्म हो गए, एक नया मुल्क बन गया रिपब्लिक ऑफ यमन। फिर वेस्ट और ईस्ट जर्मनी मिलके 1990 में जो है वो नया जर्मनी बन गया, तो एक ने दूसरे को एब्जॉर्ब कर लिया, या वाइस वर्सा, इस तरह भी हो सकता है। या जैसे टेक्सास था यूएस में, एब्जॉर्ब हो गया, या एनेक्सेशन उसको कह लें। या कोई मुल्क टूट जाए, जैसे चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक को स्लोवाकिया में ब्रेक हो गया, या यूएसएसआर ब्रेक हो गया। तो पिछला जो मुल्क है, जो स्टेट थी, वो खत्म हो गई और अब एक नई स्टेट जो है वहां से आई है। वेटिकन सिटी की देखें स्टेट क्या चीज है, सबसे दुनिया की छोटी स्टेट है, और तकरीबन सिर्फ 200 सिटीजन हैं। एक इनकी गवर्नमेंट है जिसको होली सी कहते हैं, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको रिप्रेजेंट करती है। तो अब बात यह है कि ये भी एक स्टेट है क्योंकि वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, और बस वो है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स। हमने देखा था कि जो भी लीगल पर्सन होता है उसके कोई राइट्स होते हैं और उसकी कोई ड्यूटीज होती हैं। ये लीगल पर्सन होने की शर्त है, उसकी कोई राइट्स हैं और उसके ड्यूटीज हैं। स्टेट्स की भी राइट्स हैं, स्टेट्स की भी ड्यूटीज हैं। स्टेट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में आते हैं। फिर ये एक पूरा अलग एक है स्टैच्यूट, ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स बाय इंटरनेशनल लॉ कमीशन। फिर ये एक है डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसर्निंग फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स बाय जनरल असेंबली। अच्छा, आई लॉ में अगर आप इस किस्म के कुछ क्रैम कर लेंगे ना, तो आपके बड़े नंबर आएंगे। अगर आपको पता हो उसमें क्या लिखा हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है। इनके पास नाम अगर आप याद कर लें कईयों के, और उन्हें कोट कर सकें, ब्लैक इंक में लिखें इनके नाम, तो आपके बड़े नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसको लगेगा यार इसको बहुत नॉलेज है। ये जरूर आप जो है ना स्टैच्यूज वगैरह याद करें कि किसको कौन सा स्टैच्यू, हर सवाल में आपने असूल बनाना है कि एक
दो स्टैच्यूज को आपने इस तरह की जो ट्रीटीज या कोई हैं कन्वेंशन उनको रेफर करना ही करना है। राइट्स क्या, स्टेट्स के क्या हकूक हैं, स्टेट्स को इंडिपेंडेंस हो, सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये सारे राइट हैं स्टेट के कि उसका हक है कि वो इंडिपेंडेंट हो, उसका हक है कि वो सॉवरेन हो, स्टेट्स की इक्वालिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। ये सारे जो टिपिकल हम राइट्स सोचते हैं कि एक स्टेट्स को हासिल है, राइट टू सेल्फ डिफेंस है, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन है। फिर ड्यूटीज भी स्टेट हैं, जो ये राइट्स हैं जाहिर है कोई और मुल्क ही कर रहा होगा अब्यूज तो होंगे, तो ड्यूटीज भी हैं स्टेट की। नो थ्रेट टू टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर, उससे किसी और को खतरा ना हो, ये आपके मुल्क की ड्यूटी है। नो इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट, नो इलीगल यूज ऑफ फोर्स, और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को पूरा करें, आपने किसी से ट्रीटी की है उसको पूरा करें, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को फॉलो करें, ये ड्यूटीज हैं आपके मुल्क पे, तो ये आपने इनको फॉलो करना है, ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देख लें कि किस किस किस्म की स्टेट्स होती हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, क्या टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो हैं ये मेलकम शॉ की बुक से बने हुए हैं, उनमें ये चीजें ऐसे ही आती हैं, तो आप समझें कि उसी फ्लो में ये आप देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्टेट्स में एक चीज आती है कि किस किस किस्म की स्टेट्स होती हैं, ताकि आप इस सब्जेक्ट को समझ सकें, इस लीगल पर्सन जिसको हम स्टेट कहते हैं समझ सकें कि वो क्या चीज। एक होती है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन क्या चीज होती है कि जिसमें डिफरेंट मुल्क मिल के बना रहे होते हैं, और उसमें वो अपनी कुछ ना कुछ जो है ना ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं, इंटरनल सॉवरेनिटी, जैसे कि ईयू में मुल्क हैं वो कन्फेडरेशन ही है, तो उसमें अपनी एक रिटेन होती है। फेडरेशन में कोई यूनिट्स अपनी सॉवरेनिटी रिटेन नहीं करते, जैसे कि पाकिस्तान है उसमें डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसके पास इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी होती है, और कन्फेडरेशन में ऐसे नहीं होता। तो कन्फेडरेशन बड़ा लूज होता है, फेडरेशन एक ही स्टेट होती है। फिर होता है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम होता है जिसपे दो जो हैं वो मुल्क जॉइंटली उसको जो है सुपरवाइज कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज की बड़ी कोई रेयर किस्म का कोई केस होता है जिसमें दो मुल्क मिल के किसी को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, अब वो उसका कॉन्डोमिनियम कहते हैं। फिर ट्रस्ट टेरिटरीज होती हैं। ट्रस्ट टेरिटरी क्या चीज होती है कि नॉन गवर्निंग स्टेट्स होती हैं, दूसरे उसको जो है मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे पलाओ था, जैसे न्यू गिनी है, ये ट्रस्ट टेरिटरीज होती हैं, और ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बना होता है इनको मैनेज करने के लिए। फिर एक होती है वैसल स्टेट। वैसल स्टेट होती है कि जिसमें एक दूसरे मुल्क की कंप्लीट जो मिलिट्री फंक्शंस हैं, उसकी एक्सटर्नल जो चीजें हैं, उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है एक और मुल्क, मतलब वो बस उसके ही जो है कंट्रोल में होता है दूसरा मुल्क, उसको वैसल स्टेट कहते हैं। प्रोटेक्टरेट स्टेट होता है कि जिसमें वैसल तो बिल्कुल ही डिपेंडेंट होता है, प्रोटेक्टरेट में आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है जैसे डिफेंस या कोई ऐसी चीज, लेकिन बाकी सारी चीजों पे आप कह सकते हो स्टेट की कंप्लीट अपने ऊपर कंट्रोल होता है, उसकी एक इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी होती है प्रोटेक्टरेट स्टेट की, ठीक है। जैसे भूटान इज अ प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया, और इसमें भूटान एक अलग मुल्क है, लेकिन इंडिया उसको उसकी आप कह सकते हैं कि उसको इंश्योर करता है डिफेंस को। वेसल में तो बस आपका कुछ है ही नहीं ना, आपने कुछ भी नहीं करना, इस तरह का आप समझ लें। जैसे ब्रिटिश उसमें थे, वो वेसल स्टेट्स आप उन्हें कह सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया में जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थी वो वेसल स्टेट्स आप उन्हें कह सकते हैं। फिर एसोसिएशन ऑफ स्टेट हो सकती हैं जिसमें मतलब लूजली आपने उनको ज्वाइन किया हुआ है, डिफरेंट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस, ईयू भी इसमें आता है, लेकिन ईयू कन्फेडरेशन में भी आ सकता है, और इसमें भी आ सकता है। एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स तो बस एक आइडिया है कि लूजली अगर स्टेट्स आपस में एसोसिएट कर लें किसी तरीके से, किसी ट्रीटी से, या किसी जो है वो एक लूज उसमें आप कह सकते हैं कोई ट्रीटी करते हैं। जी क्वेश्चन पूछें अफसन। वॉइस कट रही थी। बाकियों को भी हो रहा है। सबको आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, ये क्लियर आ रही थी। अच्छा चलें, देखते हैं अगर कटेगी तो फिर दोबारा उसको वेट कर लेंगे एक दो मिनट। ठीक है चलें। अच्छा अब ये बेसिकली जो हैं वो हैं, नीचे कुछ यूनिक केस स्टडीज हैं जो मैंने कलेक्ट की हुई हैं, जो आप देख सकते हैं स्टेट में यूनिक यूनिक केसेस होते हैं ना। ताइवान है, ताइवान जो है वो अपने आप को स्टेट कहता है, लेकिन
इसको काफ़ी लोग इन प्रैक्टिस चाइना का हिस्सा समझते हैं, वो अपने आप को एक अलग मुल्क समझता है, उसका केस बीच में अजीब-सा है। फिर साइप्रस का आप देखें, जो टर्किश नॉर्दर्न साइप्रस है, वो बीच में एक चीज़ है और इसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म के इस तरह के केसेस हैं। अगर आपने कोर्ट करने हो तो आप उनको कर सकते हैं इस सिचुएशन में। यहाँ पे स्टेट के साथ एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है जिसको रिकग्निशन कहते हैं। रिकग्नाइज करना क्या होता है कि आपने अगले को रिकग्नाइज कर लिया कि हाँ, हम आपको मानते हैं कि आप ये हैं, दिस इज रिकग्निशन। तो रिकग्निशन का एक बड़ा पेचीदा सा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ में, और बेसिकली रिकग्निशन क्या होता है? Recognition is a method of accepting certain factual situations and endowing them with legal significance। कि मैंने इसको recognize करता हूँ कि ठीक है, मैं इसको accept करता हूँ। एक agreement है, एक acceptance है recognition। किस किस किस्म की recognition होती हैं? सिर्फ states की नहीं होती, बड़ी तरह तरह की हो सकती हैं। रिकग्निशन ऑफ स्टेट हो सकता है, कोई नया मुल्क बना है, कर लें। रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट है, मुल्क के अंदर ही गवर्नमेंट चेंज हो गई है, आप उसको कर लें। रिकग्निशन ऑफ डिस्प्यूट है कि ये डिस्प्यूट है भी कि नहीं, कि उसको रिकग्नाइज कर लें। रिकग्निशन ऑफ बिलिजरेंसी भी हो सकता है कि दो एंटिटीज के बीच में ताल्लुकात खराब हैं या नहीं है। रिकग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी भी हो सकता है। तो ये तो इतना जनरली तो नहीं आखिरी वाले यूज होते, लेकिन ये भी यूज होते हैं, डिस्कस होते हैं किसी न किसी केस। सबसे पहला जो इसमें इशू है वो है रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स, कि आप स्टेट एक नई को रिकग्नाइज कर लें कि ये स्टेट है कि नहीं है, सही है। और जैसे एग्जांपल देख लें, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 74 में रिकग्नाइज किया कि ये एक अलग मुल्क है, और उसकी ठीक है इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को ईरान ने रिकग्नाइज किया, पहला मुल्क था। पाकिस्तान और सऊदीया ने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किया अफगानिस्तान में, जब वो पिछली दफा आई थी, सही है। इस किस्म की डिफरेंट चीजें हैं जो आप रिकग्नाइज करते हैं कि कोई नया मुल्क बन गया और उसको आप रिकग्नाइज करना। अब इसमें थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको इजीली समझ हो जाएगा। एक है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, एक है डिक्लेरेटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि जब तक दूसरा मुल्क उसको रिकग्नाइज नहीं करता, दैट स्टेट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। It is the act of recognition by the state that creates or constitutes a new state and endows it with legal personality। कि उसने legal personality कब acquire की है? जब हमने recognize किया उसको, उससे पहले नहीं है। So that act of recognition constitutes that new state। अच्छा, ये subtle किस्म के points होते हैं, ये इनका हकीकत से कितना ताल्लुक है वो छोड़ दें, लेकिन बस इनको समझने की कोशिश करें कि वो मुल्क तब तक नहीं है जब तक, मतलब उसकी लीगल पर्सनैलिटी तभी है जब मैंने उसको रिकग्नाइज किया, वरना नहीं है। अब मसला इसमें क्या है कि ये कैसे है, मतलब क्रिटिसिज्म क्या है कि ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करते हैं। एक मुल्क बन गया ना, तोड़ के किसी ने अपना नया मुल्क, आप ना करें रिकग्नाइज, उसने उधर का उधर ही खड़ा रहना है, सही है। और इस तरह फिर नहीं काम चल सकता कि एक चीज है कि बस आपने रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन एक्चुअल कई मुल्क हैं उनको दूसरे मुल्क रिकग्नाइज नहीं करते, क्या मतलब? वो नहीं रहते मुल्क, होते हैं, वो चलता रहता है उनका काम। इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं मुल्क, तो क्या हो गया? इसराइल ने क्या, उससे फर्क पड़ गया? तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का ये एक मसला है। फिर एक है डेक्लेरेटरी थ्योरी। डेक्लेरेटरी थ्योरी क्या कहती है कि स्टेट्स जो हैं वो किसी को लीगल पर्सनैलिटी देती नहीं है, वो बस होती है, आप उसको जो है बस डिक्लेयर ही करते हैं। So a new state will acquire legal personality not by virtue of consent of others, by virtue of a particular factual situation। कि एक नया मुल्क बन गया है, बस उसकी लीगल पर्सनैलिटी है और आप उसको बस डिक्लेयर ही करते हैं, इससे ज्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो आप मेरली यू जस्ट रिकग्नाइज द सिचुएशन की जो है, और आप कहते हैं कि ठीक है, हम इसको रिकग्नाइज, ये डिक्लेरेटरी थ्योरी है। तो बेसिकली एक्चुअली में हम देखते हैं कि दोनों का मिक्स नजर आ रहा होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी वाला एलिमेंट तब थोड़ा फायदेमंद होता है, या उसका एक कंसेप्चुअल इम्पैक्ट, कि आप किसी को यू डिनाई लेजिटिमेसी इन द सेंस कि मैं नहीं रिकग्नाइज करता इस नए मुल्क को। तो जैसे कोसोवो है, वो सर्बिया से अलहदा हो गया है, नहीं करता उसको रशिया रिकग्नाइज, उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि वो मुल्क बंद हो जाएगा, उससे लेकिन ये जरूर फर्क पड़ता है कि उसकी लेजिटिमेसी मुतासिर होगी। तो कॉन्स्टिट्यूटिव पर्सपेक्टिव से भी मुल्क लेके चलते हैं कि हमने नहीं करना रिकग्नाइज, तो बस नहीं है तो नहीं है। फिर डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या है जो हमने देखी है, जनरली ये भी करते हैं स्टेट्स, तो दोनों ही चल रहा होता है।
कि होगी ये सिचुएशन तो उसको हमने डिक्लेयर कर दिया। एक्चुअल यही जो है ना प्रैक्टिस कुछ ना कुछ होती है, लेकिन दोनों को थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो ये इसकी थी। फिर इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्म्स ऑफ रिकग्निशन है। एक है डायरेक्ट और फॉर्मल रिकग्निशन, हम सीधी स्टेटमेंट दे दें कि हम इसको रिकग्नाइज करते हैं, मतलब होता है, ये भी आप कर सकते हैं। इम्प्लाइड रिकग्निशन भी एक चीज हो सकती है कि आपने डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया, लेकिन कोई इनडायरेक्ट मेजर आपने ऐसा कर दिया कि फर्ज करें अभी तालिबान की गवर्नमेंट है, ऑल दो वो गवर्नमेंट की रिकग्निशन, हम स्टेट की बात करें, दोनों कॉन्सेप्ट फर्क हैं। तालिबान अफगानिस्तान एज अ स्टेट पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, तालिबान के बाद भी कर रहा है, तो स्टेट नहीं उसमें नहीं बन रही, वो एक नई गवर्नमेंट है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन स्टिल इम्प्लाइड रिकग्निशन ये है कि फर्ज करें उसको चाइना कहता कि हम जो हैं आ, हम इसे रिकग्नाइज नहीं करते, अभी किया हुआ भी नहीं, लेकिन उसको हम आपको एड जरूर दे देते हैं। अब आपने एक एक्शन से कुछ तो उसको इम्प्लाई किया ना कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट इज इम्प्लाइड रिकग्निशन। ठीक है। प्री मेच्योर रिकग्निशन क्या होती है कि आपने पहले ही कर दिया और अभी कुछ सही वक्त नहीं आया, ठीक है, ये प्री मेच्योर रिकग्निशन है, कुछ सही तरह उसको नहीं, यू आर जस्ट टू ईगर टू डू इट, तो प्री मेच्योर है। कंडीशनल रिकग्निशन ये है कि आप कहें कि अगर आप ये करेंगे तो हम रिकग्नाइज करेंगे, आजकल तालिबान का जैसे चल रहा है। ऑल्दो मैं फिर कहूंगा कि वो स्टेट नहीं है, वो गवर्नमेंट के रिकग्निशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है। फिर कलेक्टिव रिकग्निशन क्या है कि कई मुल्क मिलके करें, जैसे ईयू या कोई उस तरह से। तो बात ये कि ये बेसिकली इस किस्म के जो हैं वो कॉन्सेप्ट आते हैं। इसमें जो है रिकग्निशन में एक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप समझ लें, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकग्निशन। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकग्निशन भी कहीं जगहों पे आता है कि हम इसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है ना, मतलब आप एक तरफ कह रहे हैं रिकग्नाइज करते हैं, और देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकग्निशन कि हम एक चीज को रिकग्नाइज नहीं करते, तो ये इस पर्सपेक्टिव में भी आ जाता है कि कोई किसी ने इलीगल एक्शन लिया, हम इसको रिकग्नाइज नहीं करते। फिर अगला इसमें कॉन्सेप्ट आता है रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट्स, कि कोई नई गवर्नमेंट चेंज हो गई है कहीं पे, आपने उसको रिकग्नाइज करना है। इट इम्प्लाइज द रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट एज द ट्रू लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, जैसे वेनेजुएला में सिचुएशन बनी हुई थी, मॉडुरो थे और उनको कुछ लोग कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे मुल्क, तो इस तरह से भी होता है, क्योंकि जब करेंगे तो उनको थोड़ी लेजिटिमेसी मिलेगी। अब तालिबान की सिचुएशन देख रहे हैं, रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट में आता है, स्टेट में नहीं आता, स्टेट तो पहले एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होगी ना जिसके पास कंट्रोल है, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट किस्म के डॉक्ट्रिन्स हैं कि आ, बात ये कि अगर आप वो इफेक्टिव कंट्रोल हो उसके पास तो उसको रिकग्नाइज करें, ठीक है। फिर इसमें ये डॉक्ट्रिन है कि लेजिटिमेसी का भी एक डॉक्ट्रिन होता है कि जो आइए यूएस और इस किस्म के ये लोग ये डॉक्ट्रिन जो है इन्वोक करते हैं कि जी कोई अगर गवर्नमेंट इलीगल मीन से आई है तो उसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, लेकिन ये बस एक बातें होती हैं, इनका कोई एक्चुअली जो है वो रियलिटी नहीं है। यूएस कर भी लेता है रिकग्नाइज, कहीं पे ये डॉक्ट्रिन इन्वोक करते का, सही है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट ज्यादा कॉन्सेप्ट है ये जहन में रखिएगा कि मोड्स ऑफ रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, दो होते हैं, एक होता है डिफैक्टो और एक होता है डे ज्योर। डिफैक्टो क्या होता है, डे ज्योर पहले समझ लें। डे ज्योर होता है कि आपने परमानेंटली रिकग्नाइज कर लिया कि ठीक है हम इसे रिकग्नाइज करते हैं, डे ज्योर उसे कहते हैं कि ये ठीक है तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, हम भी रिकग्नाइज फुल एंड फाइनल। लेकिन आप फुल एंड फाइनल अगर नहीं करना चाहते और आप बस एक ग्राउंड रियलिटी को बताना चाहते हैं कि ठीक है वो ग्राउंड रियलिटी है लेकिन ये पेंडिंग है हमारा फाइनल डिसीजन, उसको डी फैक्टो कहते हैं। व्हेन अ स्टेट वांट्स टू डिले द de jure recognition of any state, it means the first stage grant de facto recognition, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आप अभी उसको सही तरह थोड़ा टाइम देना चाहते हैं और बस एक पूरी तरह वो भी नहीं करना चाहते, वो डी फैक्टो रिकग्निशन होता है, अभी टेम्परेरी होती है, ये वापस भी ले सकते हैं आप। और उसमें क्या होता है, पहले डिफैक्टो आप दे देते हैं, जैसे एग्जांपल देखें, यूके ने यूएसएसआर को 1921 में किया और डे ज्योर 24 में किया। डे ज्योर क्या होती है, जो परमानेंट होता है। रिकग्निशन डे ज्योर यूजुअली फॉलोज विद द रिकग्नाइजिंग स्टेट एक्सेप्ट्स दैट इफेक्टिव कंट्रोल डिस्प्लेड बाय द गवर्नमेंट इज परमानेंट एंड फर्मली रूटेड, इट कैन नॉट बी विथड्रॉन। ये नहीं हो सकता कि आपने जब डे ज्योर कर दिया है उसके बाद आप कहें नहीं अब तो हमारा ख्याल चेंज हो गया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन इसमें मसला एक ये है कि डे ज्योर भी जब आप करते हैं ना, तो उससे भी डिफैक्टो भी जब आप करते हैं तो वो लगता ऐसी है जैसे आपने देखो कर लिया, तो स्टेट्स ने प्रैक्टिस बना ली भी है कि वो डे ज्योर करते ही नहीं है, सही है, कि वो एक ही दफा बस करते हैं, क्योंकि ये दो वाली चीज जो है वो
थोड़ा कंफ्यूजिंग ही रहती है। तो ये लेकिन नॉनदलेस ये लीगल दुनिया में ये जो है फर्क एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो बड़ा देखिए ना, फर्स्ट करेंगे तालिबान को भी कोई डी फैक्टो रिकॉग्नाइज करता है यूएस, तो कौन किसको समझाएगा कि ये टेम्परेरी है टेम्परेरी नहीं है। आम बंदे को तो इतनी चीजें समझ नहीं आती, किसी को भी नहीं आती, सेंस भी नहीं बनती कि आप दे क्यों रहे हैं। मतलब आपने 2 स्टेप्स लेने हैं, उसमें एक ले लिया है तो वो लगता तो ऐसी है जैसे आपने उसको कर लिया है। तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है, सही है। इसलिए आपने डिफैक्टो डिजोर का जो है वो फर्क समझना है, ठीक है। फिर इसके अंदर भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं नॉन रिकग्निशन के। एक तो है रिकग्निशन एज एन स्टेप कि हम उसे रिकग्नाइज करते हैं। नॉन रिकग्निशन ये है कि रिकग्नाइज हम नहीं करते, आप ये असर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इसमें डिफरेंट किस्म के जो हैं वो डॉक्ट्रिन हैं। सबसे पहले जो है एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन है। और एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि आप गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को जज नहीं कर सकते, आप उसकी बस एग्जिस्टेंस को जज करते हैं। मतलब ये थोड़ा सा सटल फर्क है ना, ये यूएस लेजिटिमेसी और इन चीजों में पड़ता है। तो आप गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस को जज करते हैं, आप उसकी लेजिटिमेसी को जज नहीं करते। इसके ऊपर ये एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है। फिर एक टोबार डॉक्ट्रिन है, इसमें भी लेजिटिमेसी लेकिन आ जाता है, ओके। वो ये क्या कहते हैं कि रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट शुड ओनली बी ग्रांटेड इफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर बाय लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक मींस, बिल्कुल ठीक है। उसी की आगे एक्सटेंशन है स्टिम्सन डॉक्ट्रिन। ये डिफरेंट मुल्कों के जो फॉरेन सेक्रेटरीज और वो जो डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स कहते हैं, ये क्या है कि ये भी वही है कि नॉट टू रिकग्नाइज इंटरनेशनल टेरिटोरियल चेंजेस ब्रॉट बाय एग्रेशन, ओके। इसके अंदर वो वाला असूल जो है आता है जो हमने जनरल प्रिंसिपल्स में देखा था कि गलत काम से कोई चीज उसको लॉ नहीं क्रिएट कर सकती। तो अगर कोई इलीगल मीन से कोई चीज एक्वायर हुई है, जैसे कि टेरिटोरियल कोई आपने मुल्क किसी पे कब्जा कर लिया, फर्स्ट करें जापान ने मंचूरिया पे कर लिया है, हम उसको नहीं रिकग्नाइज कर सकते क्योंकि वो जो नई सिचुएशन है वो एक इलीगल एक्ट से आएगी। तो ये एक डॉक्ट्रिन है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको लगे यार ये क्या, मतलब डॉक्ट्रिन का क्या मतलब है। कोई डॉक्ट्रिन नहीं होता। डॉक्ट्रिन का मतलब बस एक अप्रोच है कि यार हमने ये नहीं करना, तो उसको डॉक्ट्रिन का लफ्ज दे देते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है रिकग्निशन के, देखें रिकग्निशन जो है वो लीगल पर्सनालिटी दे देती है अगले को, क्योंकि आपने जब अगले को रिकग्नाइज किया है तो आप उसको एक इलीगल एंटिटी के तौर पे रिकग्नाइज करें। जब उसकी लीगल पर्सनालिटी बन जाती है तो फिर उसके राइट्स और ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक ये भी आइडिया आता है कि अगर किसी को आपने रिकग्नाइज नहीं भी किया हुआ तो डजंट मीन कि उसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है। ये भी एक आइडिया कि जैसे अगर आपने इसराइल को आधे से ज्यादा मुल्कों ने फर्स्ट करें रिकग्नाइज नहीं किया हुआ, फर्स्ट करें, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसराइल के ऊपर कोई ड्यूटीज नहीं है। तो इसके साथ इसको इस तरह भी काउंटर बैलेंस किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें एक ये भी फीचर है कि पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस तो स्टेट्स की इंडिपेंडेंट है रिकग्निशन से, आप करें या ना करें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये मसला पता क्या है, ये सारे बड़े थ्योरेटिकल और बड़ी लीगल किस्म के पॉइंट्स आप। आपने देखा कि वो लॉयर्स की बात पर बात उसमें चीजें होती है, तो इसलिए इसके ऊपर इतनी बहस होती है कि एक एक पॉइंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने जहन में रखना है, ये रिकग्निशन के मसाइल हैं। फिर अगला इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ सकता है रिकग्निशन ऑफ डिस्प्यूट्स का। इट इम्प्लाइज रिकग्निशन ऑफ डिस्प्यूट एज ऑफ इंटरनेशनल कैरेक्टर, कि कोई हो सकता है माने ही ना कि डिस्प्यूट है, मतलब कोई भी फर्ज करें, कोई क्या करें वो डिस्प्यूट है ही नहीं, हम मानते ही नहीं है, तो एक रिकग्निशन भी तो है। फर्ज करें क्या हो सकता है कि कोई टेरिटरी का मसला है, जैसे कि अर्मीनिया का या क्या दूसरा मुल्क है अजरबैजान का टेरिटोरियल है नगोर्नो कराबाख का। फर्ज करें थ्योरेटिकल बात, वो दोनों मुल्क कहते हैं, फर्ज करें उसमें अर्मेनिया कहता है कि नहीं हमारी टेरिटरी, अजरबैजान कहते हैं यार वो इशू ही नहीं है, ये तो हमारी टेरिटरी, डिस्प्यूट है ही नहीं। तो फर्स्ट करें फिर पाकिस्तान रिकग्नाइज करता है कि नहीं ये डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। तो देखिए पाकिस्तान ने अगर वो डिस्प्यूट रिकग्नाइज किया है तो उससे उसको एक लीगल वैल्यू मिल रही है, उसको एक उसके ऊपर जो है वजन आ रहा है उस बात में, तो इसलिए रिकग्निशन ऑफ डिस्प्यूट भी मैटर करता है। और यूएनएससी की अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है या आपकी कोई स्टेट प्रैक्टिस है तो डिस्प्यूट को भी एक वैलिडिटी मिलती है। क्योंकि देखें ना, हम कह सकते हैं इंडिया के सियाचिन डिस्प्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो हमारा है हमेशा से, ये क्या बात हुई। तो आपने उस चीज को भी थोड़ा सा डिप्लोमेसी के थ्रू इधर उधर करवाना होता है कि नहीं ये भी एक मसला है। फिर रिकग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी है, ये होता है कि देखें ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं है कि आपकी कोई भी इंसर्जेंट है। जैसे आप ये देखें कि जब तालिबान ने 50% कंट्रोल किया हुआ था, ना वो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में ना वो कुछ थी, वो बस एक इंसर्जेंसी थी।
इंसर्जेंसी को भी आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप डायरेक्टली ना भी रिकग्नाइज करें, अगर तालिबान के साथ टॉक्स कर रहा है यूएस, दोहा टॉक्स थे, तो आप उसे रिकग्नाइज करें। आप समझ रहे हैं, इस पे बड़ी बहस हो रही थी पिछले दिनों कि जब तालिबान गवर्नमेंट आएगी पावर में तो उसकी क्या इस पे एक स्टेट होगी। तो बात ये है कि जब उससे 2 साल 3 साल का प्रोसेस है दोहा टॉक्स का, क्या आप किसी हवा में चीज के साथ टॉक्स कर सकते हैं विदाउट रिकग्नाइजिंग इट एज द एंटिटी। आप दोहा का जो एग्रीमेंट है वो पढ़ें, उसके अंदर लिखा हुआ है, जो नाम तालिबान ने अपने लिए यूज किया है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान यूज किया है। तो आप चेक करेंगे वो लोग भी पूरी इन चीजों को, लॉ, इन चीजों को समझते हैं। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, तो वो अपने आप को उस तरह से करते हैं कि ये हैं हम, ठीक है। तो वो अपनी पर्सनैलिटी उन्होंने ये नाम रखवाया। तो देखें कि एक एग्रीमेंट में एक एक लफ्ज से कितना फर्क पड़ता है कि आप किस एंटिटी को वहां पे सिंबलाइज करें। तो अगर उस पर यूएस ने साइन किए तो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को एक तरह के रिकग्निशन दे रहे हैं इम्प्लाइड, क्योंकि उन्होंने उस पर साइन किए हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और इंसर्जेंसी को भी आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। और उससे ये है कि वो भी एक सर्टेन सिचुएशन है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ को समझना है तो ये इस तरह से भी समझें कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, और ग्राउंड रियलिटीज जो हैं उससे लॉ निकल आते हैं। तो वो ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें होती जाती हैं उससे ये नई नई टर्म्स, नए नए कॉन्सेप्ट निकालते जाते हैं, क्योंकि ये इवॉल्विंग फिनोमिना है। उस फिनोमिना को स्टडी करते हैं। ये डिफरेंट केस स्टडीज हैं रिकग्निशन की, जो आप डिफरेंट उसमें कोट कर सकते हैं। कोसोवो इंडिपेंडेंट हुआ सर्बिया से 2008 में, उसने अपने आप को यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। यूके, यूएस, जर्मनी उसको रिकग्नाइज करते हैं, रशिया, सर्बिया, ग्रीस, स्पेन नहीं करते। वेनेजुएला में हुआ था पिछले 2 साल पहले, एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट थी, जुआन ग्वाइडो थे ऑपोजिशन के, उसको आधी दुनिया ने रिकग्नाइज किया एज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बाकी आधी दुनिया ने उसको नहीं किया, ठीक है। फिर सोवियत यूनियन की पुरानी एग्जांपल्स हैं, यूके ने सोवियत यूनियन को किया, पहले डिज्योर किया, डिफैक्टो किया, फिर डिज्योर किया, उसमें आप ये कोट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आप यूके की जनरल फ्रैंको की स्पेनिश सिविल वॉर में एग्जांपल दे सकते हैं कि ये जो है बेसिकली डिफैक्टो, और फिर उसके बाद डिज्योर है। और कौन सी हैं इसमें एग्जांपल, जो मैं आपको थोड़ी रेलेवेंट आपको बता दूं, ये तो इन बुक्स से मैंने निकाली हुई है, तो बड़ी इररेलेवेंट है, जो हमें पता भी नहीं होती, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मेजर इसमें जो है, एक कोसोवो वाली याद करें, काफी रेलेवेंट है, इस पे हमारी दफा पूरा क्वेश्चन आ गया था कोसोवो वाली चीज पे, तो बाल बाल ही मैं बचा था टू बी ऑनेस्ट। ये बड़ी मुश्किल किस्म की चीजें होती हैं। बाकी नई स्टेट्स अभी इतनी बनी नहीं है कि हम उस पर ये बहस कर सकें। गवर्नमेंट की तालिबान वाला अपने जहन में रखना है, ये वेनेजुएला वाला रिसेंट एक चीज हुआ था। फिर क्राइमिया की एग्जांपल रखें, क्राइमिया, क्राइमिया को रशिया ने नेक्स कर लिया, उसको हम, मतलब हम क्या, जो डिफरेंट मुल्क हैं रिकग्नाइज नहीं करते, यूक्रेन नहीं करेगा, यूएस वगैरह नहीं करते क्योंकि उसने इलीगली किया है। तो इस तरह की चीजों को आपने जहन में रखना है रिकग्निशन के एंगल से। और ये क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्टेट रिकग्नाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहा। जी, समझ आया? आप में से किसी की कोई एग्जांपल आती है रिकग्निशन की जो कि कंटेम्प्रेरी हो, जो रेलेवेंट हो, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए रिकग्निशन के एंगल से, गवर्नमेंट या स्टेट या डिस्प्यूट के एंगल से कोई एग्जांपल्स। पेपर में आपने कॉन्सेप्ट के बाद फौरन एग्जांपल्स देनी है, ठीक है, ताकि आपका जो ग्राउंड है वो सॉलिड हो जाए। ताइवान, यस, ताइवान को देख लें, ताइवान की रिकग्निशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल अच्छी है। हम नहीं करते, हम उसे चाइना का ही हिस्सा समझते हैं। तिब्बत का हो सकता है, तिब्बत की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में है। लिबियन गवर्नमेंट, इसराइल की एग्जांपल है, अब्राहम अकॉर्ड के पर्सपेक्टिव से नॉर्दर्न साइप्रस, और ईस्ट तिमूर में रिकग्निशन का आइडिया नहीं, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लिख सकते हैं उसमें भी। और कोई एग्जांपल? ये एग्जांपल सारे जो आपने कोट करनी है अपने पेपर में, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। अब हमारा अगला एक सेक्शन आता है सिलेबस का, विच इज ट्रीटीज, मतलब आपकी जो ट्रीटीज होती हैं। और ये क्या है? लॉ एंड प्रैक्टिस एज टू ट्रीटीज।
देखें, लॉज जो आपकी ट्रीटीज को डोमिनेट करता है, जो उसको लेके चलता है, वो है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 23 मई 1969। 23 मई को छोड़ दें, बस 1969 याद करें। तो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, अगर ट्रीटी की प्रैक्टिस पे कोई चीज आती है ना, तो उसको लिखते हैं वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज में ये आता है, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज में ये आता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद करने पड़ेंगे स्टैच्यूज कि उसमें ये आता है। तो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज पूरा प्रोसेस डिफाइन करता है कि ट्रीटीज को लेके क्या प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं ट्रीटी होती क्या है। कोई भी एग्रीमेंट, मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट करूं, क्या ये हमने करना है, उसकी मैं बेसिकली कागज पे लिख लूं ताकि वो पक्का हो जाए, बस वो ट्रीटी है। स्टाम्प पेपर भी ट्रीटी होता है, ये जो अदालतों से मिलता है कि मैंने कोई भी चीज सेल परचेज की है, घर सेल किया है, परचेज किया, उस पर लिख दिया है मैं फलाना, ये मेरा आईडी कार्ड नंबर ये है, और मैंने फलाने साहिब से उनका आईडी कार्ड नंबर ये है, इस डेट को इतने बजे जो है इनसे ये घर इतने 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 उस पर खरीद लिए। दैट इज अ ट्रीटी। और अगर वो उसको नहीं करता वायलेट, तो फिर आपकी गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करेगी, क्योंकि वो स्टाम्प्ड पेपर है, स्टैम्प्ड पेपर है, उसको हम स्टाम्प कहते हैं। स्टैम्प्ड पेपर है, उस पर गवर्नमेंट की स्टैंप है, और वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। अब ये आपकी हुकूमत तो करती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मसला इन्फोर्समेंट का आ जाता है। लेकिन नॉनदलेस इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट जो कि पेज पे बना दी है। लेकिन हम देखें, पुरानी हमने ट्रीटी देखी थी, वो पत्थर पे लिखी गई थी। जब पेज इन्वेंट नहीं हुआ था, तो पत्थर पे भी आप ट्रीटी लिख सकते थे। बात ये कि उसका बस कोई सबूत होना चाहिए। बेशक आप हाथ पे लिख लें, टैटू बना दें बॉडी पे, आइडिया तो यही है ना, उसके कोई परमानेंट फीचर होना चाहिए। भाई हमने ये एग्री किया है, और ये देखें इसका सबूत है। बस दैट इज अ ट्रीटी, कि दो पार्टीज में एग्रीमेंट, और वो उसका कोई एक सबूत। तो ये साइन की एक सिंबॉलिक जो है ना, एक चीज होती है, जो भी साइन करते हैं आपने देखा होगा, वो उस चीज को सिग्निफाई करता है कि ये, हाँ आई एग्री टू दिस। इसके अलावा साइन की कोई अहमियत नहीं होती। तो ट्रीटी क्या है? म्यूचुअली कंसेंटेड एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। मुल्क मिल के आपस में कुछ भी एग्री कर रहे हैं, वो ट्रीटी है। इसके डिफरेंट नाम भी आते हैं ट्रीटी के, जैसे कि इसको कन्वेंशंस भी कहते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी कहते हैं, पैक्ट्स, जनरल एक्ट्स, चार्टर्स, स्टैट्यूट्स, डिक्लेरेशंस, कॉन्फ्रेंस। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में उसका डिफरेंट तरीके से उसका नाम आ जाता है, ठीक है। ट्रीटीज को किस तरह यूज कर सकते हैं? बहुत से यूज हैं ट्रीटी के, बहुत मकासद होते हैं। ट्रीटियां क्यों होती हैं? कोई मसला है आपका, उसको रिजॉल्व कर लें, ट्रीटी कर लें। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मसला था पाकिस्तान इंडिया के बीच में, हमने ट्रीटी कर ली, मसला रिजॉल्व कर लिया। पीस भी होती है, कोई जंग हो रही है, उसके बाद कंक्लूडिंग पीस करने के, यार हम अब जंग खत्म कर रहे हैं, आप ये ले लें, हम ये ले लेते हैं, और सेटल करते हैं मामले को। तो कंक्लूडिंग पीस के लिए भी यूज होती है ट्रीटी। ट्रीटी ऑफ पेरिस है, यूएस की जो जंग थी, रेवोल्यूशन थी, वो खत्म हुई। ट्रीटी ऑफ वसाया 1919 सिमला एग्रीमेंट है, और ताशकंद डिक्लेरेशन 1966, ये सारी जो हैं जंगों के बाद पीस की ट्रीटीज। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी आप खत्म कर सकते हैं, कि दो मुल्क हैं उनके आपस में टेरिटोरियल डिस्प्यूट आप ट्रीटी कर लें। पाकिस्तान और चाइना की ट्रीटी है 1963 की, उसमें पाकिस्तान और चाइना ने अपनी टेरिटरी, पाकिस्तान ने उसको टेरिटरी थी, और हमने टेरिटरी का मसला हल किया उसके साथ। तो ये भी कर सकते हैं ट्रीटी। बड़े मकसद है, ट्रीटी बहुत तरीके से यूज हो सकती है, कुछ भी एग्री कर लेंगे हम। अलायंसेस बना सकते हैं आप ट्रीटी करके, नेटो है, या वॉर्सो पैक्ट है, या सेटो है, या सेंटर है, ठीक है। ये सारी ट्रीटीज हैं, वो सब उस मुल्क उस पर साइन करेंगे, और नई अलायंस बनेगी। ये भी आप कर सकते हैं ट्रीटी से, या एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें। ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह बनती है। सार्क है, सार्क के चार्टर से बनी है, यूएन है, यूएन चार्टर से। तो ये चार्टर क्या है? ट्रीटी है, एक कागज का टुकड़ा जिसपे इन सबने साइन किया है कि हम मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। उसमें हम अपने भी बंदे भेज देंगे, आप भी अपने बंदे भेज देंगे, वो एक जगह बैठ जाएंगे, और वो हम इस तरह से चीजें उसमें मैनेज करेंगे। तो वो चेंज भी हो सकता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ट्रीटी हमने देखा कि बहुत मकासद के लिए यूज हो सकती है, किसी भी मकसद के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फायदा क्या ट्रीटी का? कस्टम जो है वो स्लो होता है, ऑटो इवॉल्व होता है नेचुरल उस पर। तो आप एक ज्यादा डेलिब्रेट मेथड है, सोचे समझे तरीके से आप एक चीज टारगेट करके आप ट्रीटी बना सकते हैं, ठीक है। ज्यादा बाइंडिंग होती है, क्योंकि आपकी उसमें कंसेंट होती है, आपकी उसमें साइन होते हैं। तो ट्रीटी भी एक अच्छा एक जो है वो तरीका है चीजों को लेके चलने का, दो मुल्कों के। और मोस्टली जो इंटरनेशनल लॉ है वो ट्रीटी ही की फॉर्म में होता है, ओके। इसलिए यूएन जो है वो ट्रीटीज इकट्ठी भी करता है, उसका वहां पे आप रिपोजिटरी है, वहां पे जब ट्रीटी होती है जमा करा। किस किस तरह की ट्रीटीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट, से कितने लोग मिलकर ट्रीटी करें? एक होती है बायलेटरल ट्रीटी। बायलेटरल ट्रीटी में दो पार्टियां होती हैं,
जो वो ट्रीटी करती हैं। जैसे कि सिमला एग्रीमेंट है पाकिस्तान इंडिया का, इंडस वाटर ट्रीटी है, पाकिस्तान और ईरान का बाउंड्री एग्रीमेंट है 1957 का, पाकिस्तान का चाइना का, दो पार्टीज, इसलिए उसको बायलेटरल कहते हैं। दो पार्टीज हैं तो उसको बायलेटरल कहते हैं, ये होंगी जिसमें दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। फिर अगर दो से ज्यादा हैं तो उनको मल्टीलेटरल कहते हैं। लेटरल का मतलब साइड होता है, ठीक है। बाय का मतलब टू साइड्स, मल्टी का मतलब मल्टीपल साइड्स, लेटरल, ठीक है। तो इसलिए जो है मल्टीलेटरल कहलाते हैं। उसमें बहुत हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, प्लीज ये लिख लें, ये कॉपी कर लें, ये एग्जांपल्स आपने कोट करनी है कि कौन सी होती हैं। कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जिनीवा कन्वेंशन है। पाकिस्तान ने कुछ मल्टीलेटरल ट्रीटीज, सीडॉ है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, सार्क है, ये डिफरेंट किस्म की मल्टीलेटरल ट्रीटीज हैं जिसमें मल्टीपल मुल्क हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। फिर ट्रीटीज को हम इस तरह भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनका मकसद क्या है, ठीक है। ये भी एक तरीका है उनको क्लासिफाई करने का। एक होती है लॉ मेकिंग ट्रीटी, जो कोई नया लॉ क्रिएट करती है, बिल्कुल एक नया लॉ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले, स्क्रैच से, सही है। जैसे कि पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, या जैसे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है कि एक नया लॉ बना रहे हैं हम कि ये इन 5 मुल्कों के पास, जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, उनके पास तो रहेगा, लेकिन कोई नया मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं कर सकता। आपने एक हवा में एक नया लॉ क्रिएट कर लिया, आज हम कर लेते हैं, सारे मिल के बैठ जाएं और हम एक नया लॉ क्रिएट कर लें कि आज से कोई मुल्क जो है वो पेट्रोल पे गाड़ी नहीं चलाएगा क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत खराब हो रहा है। एक नया लॉ बन गया, कोई फॉलो करे ना करे वो तो अगला मसला है ना, लेकिन आप एक नया हवा से, स्क्रैच से एक नया लॉ क्रिएट, इसको कहते हैं लॉ मेकिंग ट्रीटी, जो कि एक नया लॉ क्रिएट करती है। फिर होती है कोडिफाइंग ट्रीटी। कोडिफाइंग कहते हैं किसी पिछली एग्जिस्टिंग चीज को कोडिफाई करना। आप ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट करता था कस्टम की फॉर्म में, या प्रैक्टिस थी, ट्रेडिशन था, उसको आपने ट्रीटी में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे कि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ट्रीटी। अब वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 में आया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इससे पहले कोई ट्रीटीज को फॉलो ही नहीं करता था, वो सब करते थे। तो उस सारी चीजों को उसने कोडिफाई किया है, सही है। तो वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन है। डिप्लोमेटिक रिलेशन एक नेचुरली इन्वॉल्व एक इंस्टीट्यूशन है ह्यूमन सोसाइटी का, डिप्लोमेसी। उसकी वजह क्या है कि जंगें हमेशा होती थी और उसमें पीस की तरफ जाना है, तो कोई एक बंदा तो ऐसा चाहिए ना जिसको वो वहां पहुंचे तो मार ना दे। तो डिप्लोमेटिक फंक्शन एक नेचुरली इवॉल्व फंक्शन है ह्यूमन सोसाइटी का, कि एक बंदे को आप जाने दें, वो जाके अगले बादशाह से जो है बात करे कि जी हमारे ये क्या है। इसलिए डिप्लोमेट्स को मारा नहीं जाता था, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस इवॉल्व होगी। लेकिन 61 में आप देखें कि उसको बाकायदा ट्रीटी के फॉर्म में सॉलिडिफाई किया गया या कोडिफाई किया गया, तो ये कोडिफाइंग ट्रीटीज होती हैं। फिर होती है कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रीटीज। कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रीटीज क्या होती हैं, जो एक नई ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। यूएन जो है, यूएन चार्टर कॉन्स्टिट्यूट करती है, सार्क जो है वो उसको करती है। फिर एक टर्म आपने सुनी होगी, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो होता है वो अमेंडमेंट होती है, अमेंडमेंट। प्रोटोकॉल जो है वो पिछली किसी ट्रीटी में आपको ऐड सबट्रैक्ट जब कुछ करते हैं, ऐड ही होता है जनरली, वो अमेंडमेंट होती है, ठीक है। और अब जिस तरह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो उसके साथ क्योटो प्रोटोकॉल है, सही है। ये जिनीवा कन्वेंशन 1979, तो उसमें एडिशनल प्रोटोकॉल एक है, बाद में आपने ऐड किया, एक अमेंडमेंट है, तो उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। नई मीटिंग की, उसमें कहा पिछला तो ठीक है, अब इसमें हम नया ऐड करते हैं। जैसे ईयू है, उसकी मास्ट्रिच ट्रीटी है, उसके ऊपर उन्होंने बाद में लिस्बन प्रोटोकॉल में जाके चेंजेस कर लिए हैं, उसमें कई चीजें ऐड कर दी हैं, तो ये प्रोटोकॉल कहलाता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें एक चीज ये देखिएगा कि जो यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर जो है वो लॉ मेकिंग ट्रीटी भी है, वो कोडिफाइंग ट्रीटी भी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रीटी भी है यूएन चार्टर। इसलिए एक ट्रीटी मल्टीपल रोल्स भी प्ले कर रही है। यूएन चार्टर नया लॉ भी बनाती है। नया लॉ कैसे बनाती है, फर्स्ट करें उसमें एग्रेशन को कर रहा है। उसका आर्टिकल 2(4) क्या कहता है कि कोई भी मुल्क दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को थ्रेट नहीं करेगा। ये इसने एक नया लॉ बना दिया। कोडिफाई उसने क्या किया, फर्स्ट करें कोई पिछली, उसने उसमें कई ऐसी चीजें थी जो उसने पिछले रूल्स रेगुलेशंस कोडिफाई कर दिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों है, क्योंकि उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूट भी की, एक नई ऑर्गेनाइजेशन नोन एज यूनाइटेड नेशंस। तो एक ट्रीटी में आप देखें मल्टीपल किस्म के फंक्शंस भी पूरे हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रीटी बनाने का क्या प्रोसेस है, और आपने भी उसमें इसी तरह लिखना है। फर्स्ट करें आ जाता है कि जी ट्रीटी कैसे बनेगी।
तो पहला इसका एस्पेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज इन अकॉर्डेंस विद वियना कन्वेंशन एंड लॉज ऑफ ट्रीटी। आपने यही हेडिंग बनानी है ताकि उसको पता हो कि आपको इसके अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं, हवा में नहीं बता रहे। ठीक है, ये मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ, ट्रीटी बनाने का प्रोसेस क्या होगा। अच्छा, ये सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं क्योंकि उन ट्रीटी से मैंने निकाले हुए हैं, और ये आप रट सकते हैं तो वेल एंड गुड। इतना रटना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, कौन सा आर्टिकल क्या करता है। नंदलेस आपके सामने कंटेंट है, आप उसको यूज कर लें, समझ लें, बाद में कोई एक दो घोट लें उसमें से और उसको पेपर में डाल दीजिएगा, क्योंकि एक दो आर्टिकल्स आ जाए ना तो जरा बेहतर ही होता है। प्रोसेस क्या, ट्रीटी फॉर्मेशन का, सबसे पहले एक्रेडिटेशन है। ये देखें, एक्रेडिटेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बंदा जिसको आपने काम सौंपा है कि आप जाके ये कर सकते हैं, कि जैसे ज़ल्मे खलीलज़ादा है, उसको ही आपने जो है वो काम सौंपा है ना, वो आपके बिहाफ पे ट्रीटी कर सकता है। तो ऐसे तो नहीं कि कोई भी मुंह उठा के जाके ट्रीटी कर लेगा, तो उस बंदे के पास उसको ये दी जाती है। ये क्या होता है, पर्सन इज कंसिडर्ड रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इफ ही डेमोन्स्ट्रेट्स फुल पावर्स, के उसके पास ये अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, ये पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है, उसके बगैर ट्रीटी नहीं हो सकती। जो भी आपके बिहाफ पे ट्रीटी कर रहा है उसके पास फुल पावर्स होनी चाहिए उस चीज के लिए। तो एक ये चीज है। फिर एक टेक्स्ट एडॉप्शन होती है। टेक्स्ट एडॉप्शन क्या होती है कि जो उस पर लिखा गया है, दोनों साइड जो है उस पर बहस करती हैं, और इस पे वाह वाह बहस होती है एक एक वर्ड पे, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन पे बाद में मसला आ जाता है ना, तो दोनों उस पर बहस करते हैं। एक टेक्स्ट अडॉप्ट होता है, ये आर्टिकल 8 कहता है इसका, इस ट्रीटी का, मतलब ये जो वियना कन्वेंशन है इसका कहता है। उसमें दोनों पार्टीज जब इग्नोर होंगी, अपना अपना ड्राफ्ट बनाएंगे, उस पर एक एक कॉमा एक एक उस पर बहस होती है, बड़ी डिटेल में, बड़ा आर्डुअस प्रोसेस होता है, क्योंकि स्पेशली जहाँ पे बहुत ही कंटेंशियस किस्म की चीज हो। देखिए ना, सियाचिन कराची एग्रीमेंट एक पॉइंट पे जाकर रुक जाती है लाइन, उससे आगे सियाचिन था, अब उस पर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तो बड़ी क्लैरिटी से जो है टेक्स्ट अडॉप्ट किया जाता है ट्रीटीज का। कंसेंट बाय सिग्नेचर है। अच्छा, फिर क्या होता है कि कंसेंट चाहिए होती है, कि आपके मुल्क ने कंसेंट देनी है कि हाँ हम एग्री करते हैं। वो करने के कई तरीके हैं, सही है, वो करने के कई तरीके हैं, कि एक तो आप उस पर साइन कर दें, ठीक है, एक तो ये है कि उस पर आप साइन कर दें, हर जो है वो डिफरेंट तरीके हैं जो वो फॉलो होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आप दूसरे से शेयर कर रहे हैं, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। कंसेंट बाय रेटिफिकेशन होता है। कंसेंट बाय रेटिफिकेशन क्या होता है, सही है, वो क्या चीज होती है कि आप जो हैं, आपके मुल्क में वापस आती है ट्रीटी, और वो आपकी कोई पार्लियामेंट कोई उसको जो है रेटिफाई करे। तो ये हर मुल्क का जो है वो एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। इस तरह जब आप अपनी कंसेंट दे देते हैं तो वो ट्रीटी हो जाती है, सही है। इसमें आर्टिकल 26 मेरे ख्याल से आप याद कर लें, क्योंकि ये वही जो एक हमेशा से प्रिंसिपल चलता आ रहा था, पैक्ट sunt servanda का, ऑल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ, उसको ये कोडिफाई करता है। आर्टिकल 26 वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 का, तो ये याद कर लें, इसको कोट कर दीजिएगा किसी केस में। आर्टिकल 26 याद तो करने पड़ेंगे, क्रैमिंग तो थोड़ी सी आर्टिकल्स की करनी पड़ती है, क्योंकि लॉ का पेपर है तो आर्टिकल्स के बगैर माफी नहीं है। ये मैंने भी इसीलिए इकट्ठे किए हैं ना, कि इसके अंदर से कोई एक दो याद कर जाऊंगा, एंड पे लिख दूंगा। कुछ नहीं याद रहा तो स्टैचू का नाम तो आपको याद रहना ही चाहिए, सही है, और ये आप जरूर जो है ऐड करें। इसमें ये भी है कि स्टेट्स रिजर्वेशन भी ऐड कर सकती हैं। रिजर्वेशन पता है क्या होती है ट्रीटी में, कि 10 बातों पे हमने एग्री कर लिया, 11वीं बात पे आप और मैं एग्री नहीं है, हमने उसमें रिजर्वेशन दे दी कि इस बात में फलानी बात जो है वो हम पे अप्लाई नहीं होगी, या हम उससे एग्री नहीं करते। ऐसे होता है। बायलेटरल में तो कम होगा क्योंकि वो एग्री ही नहीं होगा टैक्स, लेकिन मल्टीलेटरल में ऐसे होता है कि आप रिजर्वेशन दे देते हैं कि यार फलानी जो चीज है ना हम उस पर एग्री नहीं करते, एक सर्टन पॉइंट पे, बड़ी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओवरऑल ट्रीटी पे नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रिजर्वेशन दे देते हैं, सही है। उसके बाद उसको आप रजिस्टर भी करा सकते हैं ट्रीटी को। यूएन चार्टर में आता है कि आप जो ट्रीटी हैं वो उसको रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन करें, उसको रजिस्टर कराएं। यूएन खुद भी रजिस्टर करता है, यूएन का पूरा ट्रीटी सीरीज निकलती है, ट्रीटीज वहां पे सबमिट होती हैं। तो ये ट्रीटी एक बनाने का प्रोसेस होता है। फिर वो एंट्री इनटू फोर्स होती है। हाँ, एंट्री इनटू फोर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। एंट्री इनटू फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अब वो आज से अप्लाई है, ट्रीटी तो बहुत पहले पहले साइन हो जाती है, लेकिन उसमें एंट्री इनटू फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि किस मोमेंट से वो स्टार्ट हो रही है अप्लाई होना, कि 24 अक्टूबर 2010 से, या कि 20 मुल्क इसको अगर साइन कर देंगे तो होगा। ये भी शर्तें रखी जाती हैं कि जी कम से कम 50 मुल्क इसमें होने चाहिए। होता है, आप सीटीबीटी देख लें,
सही है, या इस तरह की जो डिफरेंट हैं ट्रीटीज, उसमें यही होता है कम से कम 50 मुल्क उसको रेटिफाई कर देंगे तो वो लागू होगी। तो ट्रीटी स्टार्ट कब की हो गई होगी 10 साल पहले, उसकी एंट्री इनटू फोर्स देखना जरूरी होता है, कब से लागू हुई है वो। तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है, उसमें डाल दिया जाता है कि एंट्री इनटू फोर्स जो है वो कब से होगी या किस शर्त पे होगी। ठीक है। ट्रीटी की फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी। कि आपने ट्रीटी साइन कर ली अगले से, और ट्रीटी साइन करने के बाद उस पर बहस हो सकती है, उस पर मसला आ सकता है कि इस ट्रीटी को जो है वो किस तरह इंटरप्रेट किया जाए। उस पर भी वियना कन्वेंशन ऑन जो ट्रीटी है उसमें वो बात बताता है। आर्टिकल 31 कहता है ट्रीटी शैल बी इंटरप्रेटेड इन गुड फेथ इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डिनरी मीनिंग टू बी गिवन टू द टर्म ऑफ ट्रीटी एंड इन द लाइट ऑफ इट ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस। वो ये कहता है कि यार गुड फेथ में होगा, ये नहीं होता कि ट्विस्टेड सी को इंटरप्रिटेशन निकालने। एक मुनासिब सी चीज है, अगर आप एक गुड फेथ को डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन होता है ना कि यार उसमें आप यार अनरीजनेबल नहीं होना, आपने जो एक सेंस बनती है उसको उसी तरह इंटरप्रेट करना है, वरना तो आप जो मर्जी मीनिंग निकालें। और दूसरी चीज, इन द लाइट ऑफ इट ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस, कि ये भी देखा जाएगा वो किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी, तो क्या उस वक्त था, ये नहीं हो सकता कि बाद में आप उसे चेंज करना है। कंसिडरेशन क्या होती हैं इंटरप्रिटेशन में, इंटरप्रेट करते वक्त कई चीजें देखी जाती हैं। एक्चुअल टेक्स्ट देखा जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, क्या वर्ड्स हैं, बैकग्राउंड पर्पस ऑफ द ट्रीटी क्यों हुई थी। जैसे अगर इंडस वाटर्स ट्रीटी है तो अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आता है तो वो देखा जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम पे लिखा गया, क्या चक्कर था। ठीक है। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है, अगर कोई दोनों मुल्कों के बीच में पुरानी ट्रीटी है उसके भी कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाएगा। कोई सब्सिक्वेंट स्टेट प्रैक्टिस है उन चीजों को देखा जाएगा, या कोई रेलिवेंट रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है उसको देखा जाएगा। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी थी कि क्योंकि लैंग्वेजेस में डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट वो हो जाता है, तो ये भी किया जाता है कि एक ट्रीटी की मल्टीपल लैंग्वेजेस हों। अगर तो वो इंग्लिश में है तो ठीक है, वरना अगर आपने उर्दू में कर दिया और इंग्लिश में भी कर दिया और वो एट द टाइम ऑफ साइनेज आप दोनों ने साइन किया, तो उसकी इंटरप्रिटेशन दोनों में उसकी एक्चुअल होगी। ये नहीं हो सकता कि इंग्लिश वाली ज्यादा अथॉरिटेटिव है, उर्दू वाली नहीं है, तो वो एट द टाइम ऑफ साइनिंग जो है ना, ये चीज देखी जाती है। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज कहलाता है कि इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। अगला इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज। ठीक है। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, एक है टर्मिनेशन और एक है इनवैलिडिटी। उनमें फर्क है। टर्मिनेशन ये है कि दो मुल्कों के बीच में ट्रीटी थी और वो खत्म हो गई। ठीक है ना, वो टर्मिनेट कर दी गई, सही है, या हो गई, खुद ब खुद टर्मिनेट होगी, मतलब वो खत्म होगी। इनवैलिड होता है कि वो ट्रीटी शुरू से इनवैलिड थी। टर्मिनेट का मतलब ये नहीं है, टर्मिनेट का मतलब ये है कि वो चलती रही ट्रीटी एक टाइम तक, परफेक्टली ठीक थी, इट वाज परफेक्टली एप्लीकेबल फॉर लाइक 20 years। उसके बाद वो एक पॉइंट के बाद दोनों ने टर्मिनेट कर दी कि नहीं हम इसको वो नहीं करते, ये टर्मिनेशन है। इनवैलिड क्या होती है कि वो पहले मोमेंट से गलत थी, वो इनवैलिड है। तो ये फर्क क्या बहुत, टर्मिनेशन में वो ट्रीटी गलत नहीं होती, बस उसे खत्म किया जाता है। इनवैलिड का मतलब होता है कि वो शुरू से ही गलत था, थी ही गलत, वो भी बाद में हम देखते हैं। तो ये भी वियना कन्वेंशन बताते हैं कि टर्मिनेशन का क्या प्रोसेस है। अच्छा, जहन में रखिएगा, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या टर्मिनेशन का प्रोसेस है ट्रीटी का, तो आपने उसको इसी तरह बता दें स्टेप्स में। आर्टिकल याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक दो आर्टिकल याद कर लें सबके। कब कब हो सकते हैं टर्मिनेशन हो सकती है, कुछ केसेस में, ये डिफरेंट केसेस हैं। कुछ केसेस में होता है कि एक एग्जिस्ट ही ना करे मुल्क, मतलब खत्म हो जाए, तो वो टर्मिनेट होगी उसकी ट्रीटी। समझे आप बात, एक मुल्क को दूसरा मुल्क जम कर जाए, पिछला मुल्क ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक्सटेंशन ऑफ एन ईदर पार्टी, दो मुल्कों ने आपस में ट्रीटी की हुई थी, एक मुल्क ही नहीं रहा, खत्म हो गया, तो वो फिर उसकी क्या ट्रीट। ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर ने फर्स्ट करें कोई ट्रीटी की हुई थी किसी दूसरे मुल्क के साथ, ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गया, तो उसकी ट्रीटीज ही खत्म हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, क्योंकि वो मुल्क ही नहीं रहा, तो बात ही खत्म होगी। कई केसेस में होता है कि आउटब्रेक ऑफ वॉर, तमाम ट्रीटीज जंगों से खत्म नहीं होती, टर्मिनेट नहीं होती। इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 में आई है, लेकिन 1965 में पाकिस्तान की जंग हुई है, बेतहाशा बाद में मसले हैं, वो ट्रीटी अपनी जगह कायम है। लेकिन कुछ केसेस में टर्मिनेट हो सकती हैं, हो सकता है वो रेलिवेंट टू द वॉर हो या कोई उस तरह से कॉन्टेक्स्ट। तो आउटब्रेक ऑफ वॉर में भी कई केसेस में आप कह सकते हैं कि ट्रीटी टर्मिनेट हो सकती है। इसकी एग्जांपल मेरे जहन में अभी आ रही है मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट। मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट है जो कि देखें उसने किया था, जर्मनी ने रशिया से किया था, यूएसएसआर से, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले।
कि हम पोलैंड को आधा आधा कर लेते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हम जंग नहीं करेंगे। तो एक ट्रीटी ऑफ नॉन एग्रेशन थी, जर्मनी ने वायलेट की और 1941 में जब ऑपरेशन बारबरोसा हुआ तो रशिया पे अटैक कर दिया, तो ऑटो ही टर्मिनेट हो गई ये ट्रीटी। ऑटो ही होगी ना टर्मिनेट, जब उसने कहा मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, आप मेरे पे नहीं करेंगे, जब आपने अटैक कर दिया तो ऑटो टर्मिनेट होगी। तो एक ये सर्कमस्टेंस हो सकता है, या एक और सर्कमस्टेंस हो सकता है कि ट्रीटी टर्मिनेट हो जाए कि उसका आपने दिया हो कि ये ट्रीटी 10 साल तक रहेगी, फिर ये खुद ही टर्मिनेट हो जाएगी, उसमें सनसेट क्लॉज हो, इसको सनसेट कहते हैं। जैसे JCPOA है, इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन उसमें भी कोई जो ये ईरान न्यूक्लियर डील थी उसमें 15 साल या इस तरह की कोई फिक्स किस्म की कोई चीज थी। तो एक फिक्स टर्म तक आपने कहा 20 साल तक ये होगा, उसके बाद ये ट्रीटी टर्मिनेट हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है। तो ये भी एक चीज है, या उसको कोई और नई ट्रीटी सुपरसीड कर जाए कि पिछला ट्रीटी जो थी उसके आगे आपने एक नई ट्रीटी कर ली, वो पिछले को वैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले या उसको सुपरसीड कर जाए, तो पिछली टर्मिनेट हो जाएगी। ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें ट्रीटी टर्मिनेट हो जाती है, सही है। अब इसको इसमें देख लेते हैं वियना कन्वेंशन के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें डिफरेंट किस्म की उस वो देता है कि किस किस चीजों में आपने क्या क्या करना होता है, ठीक है। ट्रीटी को विड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपने विड्रॉ करना है कि जी मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, एक ये तरीका हो सकता है किसी ट्रीटी से निकलने का, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है कि सारे के सारे मिल के सस्पेंड कर दें कंसेंट से, सही है। मटेरियल ब्रीच क्या होती है, और मटेरियल ब्रीच क्या होती है कि ट्रीटी वायलेट कर दी दो मुल्कों ने, जैसे इंडिया अगर कोई ट्रीटी वायलेट कर दे हमारी, तो हम इन्वोक करते हैं कि ये ट्रीटी हम टर्मिनेट करें क्योंकि इसने जो है अपना जो है वो अपने हिस्से की चीज वो नहीं फुलफिल की। तो ये मटेरियल ब्रीच होता है, ओके। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि यार हम नहीं ये कर सकते, मतलब समझ आप बात कि एक चीज आपने एग्री कर ली है और आप कह सकते हैं कि नहीं हो सकता। मे भी जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस ने उससे निकला है, उसने इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को जो है वो किया, लेकिन वो ट्रीटी टर्मिनेट नहीं होगी क्योंकि वो मल्टीलेटरल ट्रीटी थी, तो ट्रीटी टर्मिनेट तो नहीं है। लेकिन आप ये भी इन्वोक कर सकते हैं कि यार हमसे ये काम नहीं हो रहा, मतलब हम नहीं कर सकते, जो भी आपने ऑब्लिगेशंस थी वो फुलफिल नहीं होनी। यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रिबस सिक स्टेंटिबस। लैटिन वर्ड है, लैटिन कितनी इंटरेस्टिंग लगती है ना। रेबस सिक्स टेंटेबस है फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। ये क्या होता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रीटी हुई थी, तो अब वो फंडामेंटल चेंज इन उस सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो गए हैं। तो अब जो है ये भी डॉक्ट्रिन इन्वोक कर सकते हैं कि भाई ये टर्मिनेट हो गई है, क्योंकि अब वो बेसिक जिस कॉन्टेक्स्ट में, अभी मेरे जहन में कोई एग्जांपल नहीं आ रही, लेकिन होता है कि इतने फंडामेंटल चेंज हो जाए। मैं कोई बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की कोई एग्जांपल सोच के आपको बताता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी है, वो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में हुई थी और पानी के कॉन्टेक्स्ट में हुई थी ना। सोचें कि बिल्कुल ही फंडामेंटल चेंज हो जाए कि नए दरिया निकल आए पाकिस्तान में, या पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाए, बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हो जाए, मतलब क्लाइमेट चेंज से या कोई चीज से, तो मे बी उसको इन्वोक किया जा सके फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टेंसेज हो चुका है, तो हम ये करें, ये भी एक तरीका है, ठीक है। इस पे भी वो खत्म हो सकती है, सही है। फिर एक ये भी होता है जस्ट कोजेंस का कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है। जस्ट कोजेंस क्या होता है, जस्ट कोजेंस इस चीज को कहते हैं कि कोई ऐसा नया नॉर्म निकल आता है जिसकी बुनियाद पे नया नॉर्म, जस्ट कोजेन उस नॉर्म को कहते हैं जो कि सारे एक्सेप्ट करते हैं कि यार हाँ ये ठीक है। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स, तो इस किस्म की चीजों पे वो जस्ट कोजेंस होते हैं, बड़े एक्सेप्टेड नॉर्म्स जो होते हैं ना किसी मुल्क के। फर्ज करें दो मुल्कों ने कोई ऐसी ट्रीटी की हुई थी जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो एक्सेप्टेबल था, लेकिन उसके बाद ह्यूमन राइट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वो जस्ट कोजेंस बन जाता है, ह्यूमन राइट्स जस्ट कोजेंस। और अब वो जो है वो दोनों मुल्क की पिछली ट्रीटी उस बुनियाद पर भी उसको टर्मिनेट किया जा सकता है कि जी एक नया लॉ आ गया है, मतलब एक नया कंसेंसस, क्योंकि देखिए इंसान की जहन जो चेंज होता जाता है ना, नया कंसेंसस बिल्ड हो गया, नया जस्ट कोजेंस आ गया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम टर्मिनेट करते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे विच इज नोन एज इनवैलिडिटी। इनवैलिडिटी का मतलब होता है कि वो थी ही सरासर गलत थी पहले मिनट से ट्रीटी, मतलब वो सही आपने उसको किया ही नहीं, उसमें मल्टीपल वजूहात हैं कि वो ट्रीटी इनवैलिड थी, वो शुरू से ही गलत थी। अच्छा, इसमें जो है कई कॉन्सेप्ट हैं। आर्टिकल 46 कहता है, आर्टिकल 46 ये कहता है कि
कोई स्टेट जो है, ये वैसे भी एक असूल है, ज़हन में रखिएगा इंटरनेशनल लॉ का, कि कोई भी मुल्क अपना डोमेस्टिक लॉ इन्वोक नहीं कर सकता। ये सिर्फ इनवैलिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये वैसे ओवरऑल एक बड़ा प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, कि कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि यार हमारा तो मुल्क में ये लॉ है, इसलिए मैंने उसकी ट्रीटी जो है वो ब्रेक कर दी। इस तरह नहीं हो सकता। आप अपने मुल्क का डोमेस्टिक लॉ इन्वोक नहीं कर सकते इंटरनेशनल लॉ के ब्रीच करते हुए। ये भी एक बेसिक एक प्रैक्टिस है इंटरनेशनल लॉ की। इस तरह तो आप आपका लोकल लॉ कुछ भी हो सकता है। तो आप बाहर जाके ये तो नहीं कर सकते, नहीं यार हमारा तो लॉ ये कहता है, हम नहीं फॉलो करें। इस तरह नहीं हो सकता, सही है? अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं कि इनवैलिड क्यों होते हैं। एजेंट्स एक्सीडिंग अथॉरिटी, इसका मतलब ये है कि आपने जिस बंदे को जिस काम पे लगाया था, ठीक है, उसको ये उसका ये काम ही नहीं था कि वो ट्रीटी करे। मतलब हो सकता है ना आपके बिहाफ पे कोई जाके ट्रीटी कर रहा हो, उसको ये दिया ही नहीं था, फुल पावर्स उसके पास नहीं थी, और वो आपके बिहाफ पे ट्रीटी कराया। ये बड़े रेयर ही केसेस हैं, इस तरह होता तो नहीं है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, होते होंगे जो इन्होंने बनाया है। लेकिन ये भी होता है कि ऐसा बंदा कोई ट्रीटी आपके, मतलब उन्होंने ज़ल्म खलीलज़ाद को ये काम दिया ना, तो पता चले वहां जाके कोई और बंदा जाके ट्रीटी कर रहा है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी थी नहीं, तो इनवैलिड है, वो ट्रीटी एप्लीकेबल नहीं है। फिर इनवैलिड हो सकती है कोई गलत, तो पता चले कोई टेरिटरी शेयर कर रहे थे आप, और बाद में पता चले कि वो मैप ही गलत था, तो एरर, स्पेलिंग फिगर्स मैप में एरर है, इनवैलिड हो जाएगी ट्रीटी। सही है? फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड है कि आपने झूठी ट्रीटी साइन करा ली है, और मतलब उसको कोई बात और करके, मतलब ये हो तो नहीं सकता, लेकिन एक उन्होंने बनाया हुआ तो है ना, कि फ्रॉड हो सकता है, किसी चीज पे आप झूठा उनसे साइन करा लें और वो भी इनवैलिड हो जाएगी। मतलब इन्होंने इस मेन वियना कन्वेंशन में बताया, तो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है? करप्शन ऑफ स्टेट एजेंट, जिस बंदे को आपने ट्रीटी के लिए भेजा था, वो पैसे लेके उनसे कोई और ही किस्म की ट्रीटी साइन करके आ जाए, है तो बंदा ही ना आगे जो आपके मुल्क के लिए साइन करा है, तो वो इनवैलिड हो सकती है। कोerशन, अगर वो आर्टिकल 51 इसका कहता है कि अगर एक मुल्क दूसरे को गन पॉइंट पे करे, तो वो भी इनवैलिड हो सकती है। सही है? ये भी नहीं हो सकता कि आप बाय फोर्स करें। ये क्या कहते हैं? द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टेट्स कंसेंट टू बी बाउंड बाय अ ट्रीटी व्हिच हैज बीन प्रोक्योर्ड बाय कोerशन ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एक्ट्स और थ्रेट्स शैल बी विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। तो उसकी भी जो है ना, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। या थ्रेट ऑफ फोर्स हो, आप दूसरे मुल्क को धमका के कर दें, या पहले था कि उसके रिप्रेजेंटेटिव को धमका के कर लें, फिर उस मुल्क को धमका के कर लें, तो वो भी इनवैलिड हो सकती है। ठीक है? और फिर जस्ट कोजेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है कि अगर पहले एक नॉर्म ऐसे एग्जिस्ट करता था, तो वो इनवैलिड हो सकती है, कि एक वेल अंडरस्टूड, वेल एक्सेप्टेड इंटरनेशनल लॉ का कोई असूल हो और उसको वो वॉयलेट करा हो, तो तब भी ट्रीटी इनवैलिड हो सकती है। जी, समझ आ गया आप लोगों को ट्रीटी? ये इतना ही आपने करना है, इसको बहुत नहीं समझना। समझना इतना ही है, बस रट्टा मारने हैं 2-4 आर्टिकल्स पूरे प्रोसेस के, ताकि आप उसको अपने पेपर में कर सकें। जी, ट्रीटी फॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज, और मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
अच्छा जी, बताएं, समझ आ गई ट्रीटीज? नहीं नहीं, बस आपने रेफर करना होता है केस लॉ को, उससे जो असूल निकल रहा होता है ना, वो आपने बताना होता है, और कुछ नहीं करना होता। मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को बहुत? ऑनेस्टली बताइएगा। रुदा, आपको तो कल भी नहीं लग रहा था? जो नए लोग हैं, जो पहली दफा, हमारा पहली दफा पढ़ रही हैं, तो आपको समझ आ रहा है? थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है ना ये, काफी ड्राई है। हम्म। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अबीरा, आपने पहले पढ़ा हुआ है या आप पहली दफा करी है? सर मौजम से? ठीक है, सर मौजम अच्छे हैं, मैंने भी उनसे पढ़ा था जब वर्ल्ड टाइम्स में था। लेनी है ब्रेक? बस एक ही दफा खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ही दफा खत्म करते हैं, और फिर जो है ना, आप बेशक चले जाइएगा, एक दफा कुछ कोर्स आज कवर कर लें, फिर आगे आप वो करते हैं। ये आसान है अगला, तो इतना आपको इशू नहीं होगा। अच्छा, अगला मेन टॉपिक है द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स क्या है? कि आपके इंटरनेशनल डिफरेंट डिस्प्यूट्स होते हैं, और उनको जो है वो आप रिजॉल्व करते हैं। सही है, कोई भी मुल्क हैं उनके आपस में मसाइल हो सकते हैं, और उसमें जो है आप उसको रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो है उसको देखते हैं। डेफिनेशन क्या है डिस्प्यूट की, आप देख सकते हैं, मतलब वो हमें पता है, कॉमन सेंसिकल सी बात है। डिसएग्रीमेंट ओवर अ पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लीगल व्यूज और ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू पर्सन। कोई भी दो पार्टीज हैं, उनका किसी चीज पे मसला है, दैट इज डिस्प्यूट। एंड व्हाट आर द नेचर ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट? कई कई तरह के इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं, दो मुल्कों के हो सकते हैं, एक मुल्क और एक ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, ये नहीं कि दो मुल्कों का ही होगा। एक मुल्क और एक ऑर्गेनाइजेशन का, दो ऑर्गेनाइजेशन का भी आपस में हो सकता है, कोई भी दो ग्रुप्स का भी हो सकता है। हमारा जैसे एमएनसी है, जिसका रेकोदिक वाला था, उनके साथ था। अच्छा, क्या बेसिक वजूहात होती हैं जिसकी वजह से होती हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स? कॉजेज क्या हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, मिलिट्री पावर अलायंस, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी इस किस्म के मसाइल, डिफरेंट किस्म की चीजों पर इंटरनेशनल डिस्प्यूट, मॉनेटरी वैल्यू, फाइनेंशियल, कुछ भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो सकते हैं। सही है। अच्छा, अब इसमें किस तरह इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए? दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जंग कर लें, आप अपनी मिलिट्री जो है वो ले जाएं, उनको तबाह करें और कहें बस ठीक है, हम जीत गए हैं। तो ये है कंपल्सिव और कोएसिव और फोर्सिबल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब जरूरी नहीं कि आप प्यार से ही सॉल्व करें, आप फोर्स से कर लें, ये भी एक तरीका है। दूसरा है पीसफुल और एमिकेबल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास, आप उसको फोर्स से भी कर सकते हैं, और आप उसको जो है पीसफुल तरीकों से भी कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन जब आएगा वो क्लियरली पूछेगा आपसे कि आप पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बताएं। सही है ना? वरना तो वो भी है एक तरीका। तो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या होता है कि जो तरीके से, तमीज से, आप प्यार से, पीसफुल तरीके से अपने मसले को रिजॉल्व करें। आर्टिकल 33 जो है यूएन चार्टर का, वो इसके अंदर आप कहते हैं कि इसका सेंट्रल उधर से लिया जाता है। जैसे आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैच्यू था, वो करता था सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को। इसका आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर ये डिस्प्यूट क्या हो सकता है, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट क्या हो सकता है। डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं, वो बताता है। क्या कहता है? द पार्टीज टू एनी डिस्प्यूट द कंटिन्यूअस ऑफ व्हिच इज लाइकली टू एंडेंजर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, जस्ट पीस एंड सिक्योरिटी शेल
seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or other peaceful means. Okay? तो वो कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल उन्हें कह सकते हैं आप कर लें, इनमें से अपना मसला रिजॉल्व कर लें। ये सारे तरीके हैं। बड़ा ही आसान सा ये सवाल है, बड़ा आसान सा एक टॉपिक है और ये आ भी जाता होता है, इसलिए आप इसको सही तरह कीजिएगा। तो क्या तरीके हैं पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के? अच्छा, इसमें कई तरीके हैं और उनको हम इस तरह भी कैटेगराइज करते हैं कि कुछ पहले हैं डिप्लोमेटिक मीन्स, इनको इसी तरह याद कर लें, ज्यादा बेहतर आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग दें डिप्लोमेटिक मीन्स। ये कैटेगराइजेशन आपको याद रखने में आसानी कि डिप्लोमेटिक मीन्स वो होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली इंगेज हो रहे होते हैं, निगोशिएट कर रहे होते हैं, सही है ना? ये तरीके हैं। इसने तो सारे बता दिए ना, हम उसको कैटेगराइज करके देखते हैं। फर्स्ट है डिप्लोमेटिक मेथड्स, जिसमें डिस्कशन होती है डिफरेंट पार्टीज की, निगोशिएशंस, गुड ऑफिसेस, मीडिएशन, इंक्वायरी और कंसिलिएशन इसके अंदर जो है वो आ सकते हैं। फिर एक और उसको देखें, एक होते हैं एजुडिकेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। एजुडिकेटिव मेथड वो होते हैं जिसमें थर्ड पार्टी जो है वो डिसीजन देती है आपके लिए, थर्ड पार्टी आपके लिए डिसीजन देती है। उसमें आता है आर्बिट्रेशन और उसमें आता है जुडिशियल सेटलमेंट। आर्बिट्रेशन में थर्ड पार्टी, हमें इसके डिटेल में भी आपको बताऊंगा, और फिर जुडिशियल सेटलमेंट किसी कोर्ट ने आपका दे दिया है, सही है। उसके अलावा भी आप कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूज करें अपने मसाइल को सॉल्व करने के, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस या कोई यूएन के एम्बिट के अंदर भी आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिप्लोमेटिक मीन्स देखते हैं कि जिसके अंदर डायरेक्टली कोई ना कोई दोनों मुल्क इन्वॉल्व होके उसको करते हैं। सबसे पहला तरीका है निगोशिएशंस। निगोशिएशंस और निगोशिएशन क्या होता है? निगोशिएशन ये होता है कि दो मुल्क, ये अब ध्यान से सबका फर्क समझिएगा, आपको एकदम समझ आ जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। निगोशिएशन में दो मुल्क, ये हेडिंग्स हैं, ये अभी फॉर्मेटिंग सही नहीं स्लाइड्स की हुई, इसलिए ये छोटा लिखा हुआ है, इसको आप मेन हेडिंग ही समझें, ठीक है? क्योंकि मैंने क्विकली किया है तो उसमें फिर ये काफी ब्लंडर्स हैं इस तरह के। निगोशिएशंस है, ठीक है, ये हेडिंग है। निगोशिएशंस जो है उसमें क्या आ जाता है कि दो मुल्क जो हैं वो आपस में मिल के दोनों डायरेक्टली अपने मसले को रिजॉल्व करना है, ठीक है। डिस्कशंस बिटवीन द इंटरेस्टेड पार्टीज विद अ व्यू टू रिकंसाइलिंग डाइवर्जेंट ओपिनियन डू नॉट इन्वॉल्व एनी थर्ड पार्टी। जैसे सिमला एग्रीमेंट है, दोनों ने मिल के कर लिया, जैसे इंडस वाटर टीम में तो थर्ड था, लेकिन डायरेक्टली आप करें यूएस पाकिस्तान चाइना वाला बॉर्डर एग्रीमेंट, दो मुल्क दो बस होंगे। फिर एक होता है गुड ऑफिसेस। अब ये बिल्कुल दो हैं। फिर गुड ऑफिस में एक थर्ड पार्टी आती है लेकिन अपना एक इनडायरेक्ट रोल देती है। The third party does not directly participate in negotiation but renders it good office by persuading the rival parties to negotiate and no provisions are prescribed by the third party. इसको आप फिजिकली सोचें कि फर्स्ट करें आपके स्कूल में कोई लड़ाई हो जाए और एक जो टीचर है वो कहे यार आप मेरे ऑफिस में बैठ के अपना मसला रिजॉल्व कर लें, खुद वो कुछ ना करे, या मैं एक आपको जगह देता हूँ, आप पंचायत यहाँ लगा लें बैठ के, सही है। ये गुड ऑफिस को इस तरह से आप समझ सकते हैं फिजिकली कंसेप्चुलाइज करके कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है प्रोसेस में, पर वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा वेग भी है और कई चीजों में आपको कंफ्यूजन भी नजर आएगी, क्या ये गुड ऑफिस है या ये मीडिएशन है, ये क्या है। लेकिन इसमें मेन असूल ये है कि वो डायरेक्टली कुछ नहीं करता, वो बस आपको कहता है आप लोग कर लो। जैसे पाकिस्तान की गुड ऑफिस आप कह सकते हैं, हाँ, बल्कि पाकिस्तान की गुड ऑफिस ही है कि तालिबान और यूएस ने टॉक की है, तो पाकिस्तान ने अपना गुड ऑफिस यूज किया है इस सेंस में कि पाकिस्तान डायरेक्टली उसके अंदर नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था दोहा टॉक्स में, लेकिन पाकिस्तान ने अपने गुड ऑफिस प्रोवाइड किए। तो वो ऑफिस कोई फिजिकल तो नहीं होता, इट्स लाइक कि आप उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करें। इसमें हम ये डाल सकते हैं पाकिस्तान गुड ऑफिस एंड तालिबान यूएस टॉक्स 2019, सही है। और ये सोवियत यूनियन वाला गुड ऑफिस में से ज्यादा मुझे लगता है मीडिएशन है, इसकी डिटेल्स देखनी पड़ेंगी कि अगर वो डायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है तो वो गुड ऑफिस नहीं है, अगर इनडायरेक्ट है तो ठीक है। मीडिएशन फिर अगला आता है। मीडिएशन में क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी है वो बीच में बैठ के आपका मसला रिजॉल्व कर रही है। कि फर्स्ट करें दो पार्टीज हैं, कोई दो दोस्त हैं आपके, वो बेसिकली आपस में लड़ रहे हैं और उसका आप बीच में बैठ के इसकी बात सुने उसकी बात सुने, फिर एक पूरा जो तीनों बैठ के उसको रिजॉल्व करें, दैट इज मीडिएशन। इसमें थर्ड पार्टी रोल प्ले करती है। इसमें आप ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समुथ देखें, ये एग्जांपल्स प्लीज पेपर में भी लिख लिएगा।
और वर्ल्ड बैंक देख लें, मेडिशन इंडस वाटर ट्रीटी में है। यूएस ने कारगिल वॉर में कुछ ना कुछ बीच में रोल प्ले किया था। इस किस्म की जो है वो एग्जांपल्स हैं जिसमें थर्ड पार्टी डायरेक्टली बैठ के उस मसले को रिजॉल्व करती है। फिर इसमें दो और प्रोसेस आ जाते हैं, इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी क्या चीज होती है? इंक्वायरी क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा समझिएगा, गौर कीजिएगा। इंक्वायरी में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी उससे रिलेटेड फैक्ट्स को अनकवर करती है। ठीक है, फर्ज करें कोई मसला हो गया किसी चीज का, मतलब कोई भी मसला हो गया पाकिस्तान इंडिया का, फर्ज करें कोई किसी किस्म का एक इशू हो गया है। पाकिस्तान का आपको याद होगा जहाज था एक, अटलांटिक केस उसे कहते हैं, अटलांटिक उसका नाम था, हाँ अटलांटिक ही था। इंडिया ने रन ऑफ कच्छ के एरिया में पाकिस्तान का जहाज तबाह कर दिया था। वो फिर पाकिस्तान की साइड पे आई थिंक गिरा था, और वो याद होगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बहुत पहले की बात है, हम भी छोटे थे। वो इंडियन सोल्जर्स जो थे वो पीसेस उठा उठा के उस जहाज के इंडियन टेरिटरी में लेके जा रहे थे, मतलब कि तब पता चला कि जिसने इंडियन एयर स्पेस वायलेट किया। अब फर्स्ट करें उस पर दोनों डिस्प्यूट करें, इंडिया कहता है इसने पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट की, फिर पाकिस्तान कहता है नहीं हमने नहीं किया एयर स्पेस वायलेट। तो इस पे एक डिस्प्यूट है और उससे फर्दर डिस्प्यूट है। अब इंक्वायरी क्या होगी कि एक आप थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जो है वो उसके फैक्ट्स को अनकवर करेगी बस, और वो कोई उसमें मशवरा नहीं देगी, डज नॉट प्रिस्क्राइब रिकमेंडेशन। वो बताएगी कि अच्छा इतने बज के इतने मिनट पे इतने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे वो जहाज था, उसने यूं किया, ये नहीं किया, जो भी वो मेथड यूज करेंगे, लेकिन वो फैक्ट्स को सिर्फ अनकवर करेगी और प्रेजेंट कर देगी। ओके, ये चीज है, ये होती है इंक्वायरी। कंसिलिएशन क्या चीज होती है कि कंसिलिएशन बस वो इंक्वायरी से एक स्टेप आगे है। कंसिलिएशन होती है कि वो जो पार्टी है वो अनकवर भी करेगी डिस्प्यूट को, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो डिफरेंट किस्म के फैक्ट्स को, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करेगी या जो भी होगा कि ये उसके अंदर पे वो मशवरे भी देगी, रेकमेंड्स द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। सही है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। इंक्वायरी में फैक्ट्स तो थे, रिकमेंडेशन नहीं थी। कंसिलिएशन में जो है आप उसको अनकवर भी कर रहे हैं और उसके बाद उसमें मशवरे भी दे रहे हैं, रिकमेंडेशन। तो ये कुछ मेथड्स हैं पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसके बाद हम जाते हैं एडजुडिकेटिव मेथड्स में, जिसमें कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी कंप्लीट डिसीजन देते हैं। इनफैक्ट ये इतनी कोई अच्छी कैटेगरीज नहीं है, अगर आप देखें कि ये कंसिलिएशन भी एडजुडिकेटिव में भी आ सकता है, तो उसको भी आप ला सकते हैं, ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप ला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब इसमें एक आता है आर्बिट्रेशन। थर्ड पार्टी आपके लिए डिसीजन लेती है, सही है, दोनों पार्टी एग्री करती हैं, टू पार्टीज चूज एन आर्बिट्रेटर, एग्री ऑन व्हाट लॉज टू बी अप्लाई, रिसीव फ्रॉम द आर्बिट्रेटर। जहन में रखिएगा कि सही है, ये आपका किसी दूसरे के साथ मसला है, आपने एक तीसरे बंदे पे एग्री किया, आपको भी लगता है बंदा ये ऑनेस्ट है, उसको भी लगता है बंदा ये ऑनेस्ट है, फिर आप कहते हैं कि यार ये बेसिकली जो है आ, बंदा मैं भी एग्री करता हूँ, मेरा भी इस पर ट्रस्ट है, आप कहते हो मेरा भी इस पर ट्रस्ट है, वो आर्बिट्रेटर है। वो बंदे को आप बताएंगे कि आपने कानून भी कौन सा अप्लाई करना है, कि हम इस पे एग्री करते हैं कि आप इस चीज इस असूल को अप्लाई करें, इस कानून को अप्लाई करें, या अगर ट्रीटी हुई भी है तो ट्रीटी को अप्लाई करके देखें। फिर वो अपना एक अवार्ड देता है, जो भी आर्बिट्रेटर एंड पे अपनी रिकमेंडेशन देता है ना कि मैं ये देता हूँ, ये मेरा फाइनल है, जैसे रेड क्लिफ अवार्ड था कि ये बाउंड्री यूं होनी चाहिए, वो अवार्ड कहलाता है, उसका डिसीजन होता है वो अवार्ड कहलाता है, वो बाइंडिंग होता है। फिर ठीक है, वो बाइंडिंग होता है और वो आप उसको वो नहीं कर सकते। अब इसमें कंसिलिएशन में क्या फर्क है? कंसिलिएशन में आपने देखा कि वो अनकवर करता है फैक्ट्स को और वो सारा रिकमेंडेशन देता है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होती। तो ये और इसमें आर्बिट्रेशन में फर्क है, क्योंकि वो सिर्फ आपको एक रिपोर्ट दे देगा कि ये चीज हुई थी, इसमें ये रिकमेंडेशन है, मानना है तो मान्य, वरना कोई इशू नहीं। इसलिए ये उस डिप्लोमेटिक मीन्स में है, क्योंकि इसमें फाइनल चॉइस कंसिलिएशन में आपके स्टेक होल्डर्स के पास है, लेकिन इसमें आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने वो अपना राइट पहले ही दे दिया कि नहीं, जो आप डिसीजन देंगे वो हम मानेंगे। बहुत सारी आर्बिट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज जिसमें होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ की। पाकिस्तान का रन ऑफ कच्छ जो है वो भी आर्बिट्रेशन से ही हुआ हुआ है। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, देखिए ये भी स्टैब्लिश हुआ था, इस तरह ये एक चीज आर्बिट्रेशन के थ्रू मल्टीपल जो है वो रिजॉल्व होते हैं। फाइनली जुडिशियल सेटलमेंट। और जुडिशियल सेटलमेंट क्या चीज होती है कि आप
कोर्ट के पास चले गए हैं, आईसीजे के पास चले गए हैं, उससे कहा कि हमारा करें। या पाकिस्तान का जैसे एक स्टेट में गए थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ पता नहीं इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स या इस तरह से कुछ है, जिसमें रेको देख गया था, तो वो उसके पास जाते हैं और उसमें जो है वो कोई डिसीजन देता है और ये आप पे बाइंडिंग होता है, ठीक है। एंग्लो इंडियन डिस्प्यूट है, कुलभूषण यादव है, रोहिंग्या केस था, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल से, ये डिफरेंट सारे आईसीजे के केसेस हैं और इसमें जो वो जब डिसीजन देता है तो वो फिर आप पे बाइंडिंग होता है। पहले या तो आप जाएं ना क्योंकि वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन है, लेकिन अगर आप चले गए, आपने उस मसले को उसमें दिया है, तो वो जो फिर जो देगा फिर वो आपको फॉलो करना है। ये मेथड्स हैं। इसके बाद भी अगर आप मसला रिजॉल्व नहीं होता या कोई और आपने फोरम यूज करना है, तो आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यूज कर सकते हैं, या आप यूएन या ऐसे किसी फोरम को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये हमने देखे पीसफुल मेथड्स। अब हम देखेंगे कोर्सिव मेथड्स, मतलब ये भी एक पूरा तरीका है। कोर्सिव या कंपल्सिव मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इस गौर कीजिएगा। एक होता है रिटॉर्शन। रिटॉर्शन क्या होता है कि आप जो हैं, किसी ने आपके साथ कोई बुरा काम किया है, सही है, कोई भी उसने एक्शन लिया और आप उसके खिलाफ एक कोई लीगल स्टेप लें, कोई भी एक मुल्क ने आपकी टेरिटरी वायलेट किया, आपने केस कर दिया, दैट इज रिटॉर्शन। कोई आप इलीगल एक्शन का बेशक लीगल स्टेप लें। रिप्राइजल किसे कहते हैं कि इलीगल एक्शन का इलीगल ही जवाब दें, रिप्राइजल। समझ रहे हैं आप बात। जैसे एक उसका ड्रोन तबाह हुआ, यूएस का, ईरान ने किया, ठीक है, ईरान ने यूएस का ड्रोन तबाह किया, इलीगल स्टेप था आप कह सकते हैं। उसके रिएक्शन में यूएस ने उसको रिप्राइजल जो है वो दिया, ठीक है, और वो ये था कि उन्होंने कासिम सुलेमानी को मार दिया। तो ये एक उतना ही कंट्रोल्ड तरीके से आप उसका इलीगल ही जवाब देते हैं, कंट्रोल्ड लॉ को ब्रेक कर, सही है। तो किसी हद तक आप उसको भी देख सकते हैं कि जिस तरह बालाकोट वाला पूरा इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ जो अभिनंदन वाली थी, वो रिप्राइजल में ही आ सकता है क्योंकि उन्होंने हमारी टेरिटरी वॉयलेट की। पाकिस्तान ने भी सिंबॉलिक तरीके पे वॉयलेट करके उनको एक दिखाया कि भाई हम भी कर सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, उसको भी आप रिप्राइजल कह सकते हैं। तो ये भी स्ट्रैटेजी होती है। फिर एम्बार्गो होता है। एम्बार्गो वो होता है कि इसमें आप दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करते, इसको एम्बार्गो कहते हैं कि हमने इससे नहीं करना। ये भी एग्जांपल्स लगाते हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शन या उस पर्सपेक्टिव में। पैसिफिक ब्लॉकेड जो होता है, इसमें क्या होता है कि आप बाय फोर्स जो है अगले के उसका ट्रेड नहीं होने देते, ब्लॉकेड कर देते हैं, ठीक है। अब ब्लॉकेड इज क्लोजिंग टू इंटरनेशनल is closing to international commerce by military force the coast of another entity, सही है। A blockade prevents थर्ड पार्टीज फ्रॉम अंडरटेकिंग नॉर्मल कमर्शियल एक्टिविटी। आप बाय फोर्स रोकते हैं उसको, सही है। जैसे इसराइल ने गजा का ब्लॉकेड किया था, वहां से उनको नहीं करने देता। तो ये आप मिलिट्री किस्म के टैक्टिक्स भी यूज कर सकते हैं। इंटरवेंशन भी हो सकता है। इंटरवेंशन क्या है कि आप किसी और के अंदर करते हैं, अटैक करते हैं, इंटरवेंशन होती है, ये भी एक तरीका है। सोवियत इंटरवेंशन अफगानिस्तान है और यूएस ने बेतहाशा इंटरवेंशन की भी आपने देखा है, इराक या अफगानिस्तान में। इसमें आप वॉर भी ऐड कर लें, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का एक तरीका। ये यहाँ पे नहीं ऐड, लेकिन वो इट्स जस्ट अंडरस्टूड कि वॉर, सिंपल वॉर, फुल फ्लेज वॉर, जैसे कश्मीर है उसमें पाकिस्तान इंडिया की वॉर है, वो भी एक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का एक मेथड है। या नगोर्नो काराबाख की जंग हुई आर्मीनिया और अजरबैजान की, तो वो एक वॉर के ही मेथड से उस डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो वो भी एक तरीका हो सकता है। जी, समझ आ गया आप लोगों को। क्लियर है। जी, ठीक है, या और करना है अभी के लिए। करना है, चलें ठीक है। चलें, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट समझ आ गया आप लोगों को। नो क्या, समझ नहीं आया। नहीं, मैं नहीं थका, मैं तो करा दूंगा। वो एक बीच में कोई कह रहा था कि बहुत बस हो गई है।
ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन ऑल्सो फॉल इंटरवेंशन, बिल्कुल इंटरवेंशन में हो सकता है। कैन वी जस्टिफाई वॉर और एग्रेशन एज अ मीन्स टू सेटल? यू कैन नॉट जस्टिफाई इट, पर है तो सही। मतलब यू कैन नॉट जस्टिफाई इट, बट एक चीज तो एग्जिस्ट कर रही है ना, एक मेथड तो है ना, उसकी रियलिटी तो आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलें ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ कर लेते हैं, फिर हम बस कर देंगे। हाँ नहीं, अभी टाइम तो है, वो कर लेते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ हम कर लें। अच्छा, अगला जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। और सिंपल जबान में आपने इसको समझना है ना, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, इसका मतलब है लॉज रिगार्डिंग टू वॉर। बस कि वॉर के दौरान जो है वो किस तरह से चीजों को लेके चला जाएगा। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है, कि जंगों के दौरान भी कोई असूल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसको ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा जाएगा, क्योंकि इंसानों की पर्सपेक्टिव से बनाया गया है ना, कि जंगों में इंसानों को जो है वो ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा फर्क समझिएगा कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और यूज ऑफ फोर्स में फर्क है। यूज ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो फोर्स को जो है यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक मुल्क दूसरे के खिलाफ कर सकता है, इलीगल यूज ऑफ फोर्स है या लीगल यूज ऑफ फोर्स है, उसमें वो कॉन्टेक्स्ट आता है। लेकिन जंग इलीगल यूज ऑफ फोर्स से हो या लीगल यूज ऑफ फोर्स से हो, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वैलिड होगा, कि आपके पास जस्टिफिकेशन है या जो भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वैलिड होगा आप पे हर सूरत में, और ये आपको फॉलो करना ही करना है। सही है। At its core, international humanitarian law represents a balance between military necessity and humanitarian consideration। मतलब ये आपको इस सूरत में लॉ अप्लाई होता है कि जंग हो रही है, जंग होनी चाहिए या जंग नहीं होनी चाहिए, वो इसका सरोकार नहीं है। इसका सरोकार ये है, जंग हो रही है और जंग स्टार्ट हो चुकी है, सही गलत इसको नहीं फर्क पड़ता, बस हो रही है, तब ये लॉ अप्लाई होगा, ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके, ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से जो है वो किया जा सके। तो इस पर्सपेक्टिव से ये आता है, इसमें क्या इसका स्कोप है, किनको प्रोटेक्शन हासिल है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। जो वुंडेड और सिक हो होता है, लोग जख्मी हो जाते हैं, सोल्जर्स बीमार होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं जिनको आप कैद में ले आते हैं। सही है। सिविलियंस और इस किस्म के लोग जो हैं, जिनको आप कोई और आपने टेरिटरी ऑक्यूपाई की है, उसमें सिविलियंस हैं, उनके लॉज। फिर आपने ये भी बताया जाता है इसमें कि यार आपने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट करना है, सिविलियन को नहीं करना है। तो टोटली ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से ये लॉ बना हुआ है कि एक जंग लगी हुई है तो यार उसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट होगा। ये चंगेज खान वाला सिस्टम नहीं होगा कि आप जाएंगे पूरी सिविलियन पॉपुलेशन भी मार देंगे, सरों के आप पहाड़ बना देंगे। इट वोंट वर्क लाइक दैट। ठीक है। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और उसकी यूज ऑफ फोर्स वाली दोनों डिफरेंट एप्लीकेशन है। यूज ऑफ फोर्स इस चीज को डिबेट करता है कि जंग हो या ना हो, जायज है या नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसको नहीं देखता, वो देखता है कि जंग जायज है या नाजायज है। बेसिकली आपने इसको फॉलो करना ही करना। ठीक है। अब इसके अंदर कई कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट है। लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट कितनी इंटरेस्टिंग टर्म है कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट तो है लेकिन उसके लॉज भी बना दिए, क्योंकि पता है कि जंग तो होनी ही है। तो फिर इससे बेहतर है कि आप उसको बिल्कुल यूं कहने के बजाय यूटोपियन सा, क्या जंग ही ना हो तो देखें कोई मरे ना, इस तरह नहीं हो सकता। उन्हें पता है जंग होनी है, तो उस जंग के भी कुछ असूल तय कर ली जाए ताकि नुकसान मिनिमाइज हो सके। सही है। इसमें डिस्टिंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि आप कॉम्बैटेंट्स और नॉन कॉम्बैटेंट्स में फर्क करें, फिर आप उन चीजों को लेके चलें कि ये भाई ये जंग लड़ा है, ये जंग नहीं लड़ा, हर बंदे को आपने नहीं मारना। प्रोपोर्शनैलिटी हो कि ये नहीं कि आप इतना सा काम है उसके लिए पता नहीं कितने बॉम्ब यूज कर रहे हो, छोटे से काम के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहे हो। मिलिट्री नेसेसिटी हो कि उससे कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव होता हो। ठीक है। इस तरह कई किस्म के उसमें ह्यूमन ट्रीटमेंट, गुड फेथ, इस तरह के उसके प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेस पे ये लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट बनता है। इसको रेगुलेट करता है जिनीवा कन्वेंशन 1949। चार जिनीवा कन्वेंशन हैं, चार डिफरेंट किस्म के कैटेगरी के लोगों को डील करता है, और इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि पहले भी एक जिनीवा कन्वेंशन हुआ था 1964 में। ठीक है। और वो पहला जिनीवा कन्वेंशन था, और ये वाला जिनीवा कन्वेंशन जनरली हम जब कहते हैं उसको रेफर नहीं करते, लेकिन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइमलाइन है, 1863 में पहला जिनीवा कन्वेंशन आया था, 1864 में। और रेड क्रॉस बनी, ये एक ही बंदे ने बनाई थी, ये सारा कुछ उसको क्रेडिट जाता है, उसका नाम मेरे जहन से भी निकल गया है। तो बेसिकली
वहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन जिनीवा कन्वेंशन जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो 1949 के 4 जिनीवा कन्वेंशन, ठीक है। और उसमें ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते जाते हैं। 4 पहला जिनीवा कन्वेंशन 1949 का जो है, इट रेगुलेट्स द वुंडेड एंड सिक आर्म फोर्सेस इन द फील्ड। इस चीज को रेगुलेट करता है, मतलब कहने का मकसद ये है कि आपकी जंग हो रही है, जंग में कोई जख्मी हो गया है, कोई बीमार हो गया है फौजी, तो उसको आपने कैसे रेगुलेट करना है, उस पर पूरी उन्होंने डिटेल दी हुई है। उसके डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। आर्टिकल्स क्या आर्टिकल्स हैं कि वुंडेड एंड सिक आर्म फोर्सेस विल बी प्रोटेक्टेड एंड नॉट टॉर्चर्ड और किल्ड एंड प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस। ये नहीं कि आपने अगले का फौजी पकड़ लिया है तो आपने उसको मार दिया है या आपने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया है, ये आप नहीं कर सकते, सही है। और आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, अगर वो बीमार है आप उसको दवाई देंगे। आर्टिकल 14 इसका देखें कि द स्टेटस ऑफ कैप्चर्ड वुंडेड विल बी चेंज टू प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर जैसे ही किसी को आप कैप्चर करेंगे ना, तो उसका स्टेटस प्रिजनर ऑफ वॉर होगा और उस पर फिर प्रिजनर ऑफ वॉर वाले भी रूल्स अप्लाई होंगे, वो हम आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट जिनीवा कन्वेंशन है। इसमें आपने क्रैम क्या करना है, इसमें आपने इसका नाम क्रैम करना है कि फर्स्ट वाला कौन सा था, सेकंड कौन सा था, वो किस चीज को डील कर रहा था, सही है। उसमें पे बड़ी डिटेल उन्होंने दी हुई है कि क्या क्या होगा। अलाउइंग सर्च फॉर कैजुअलिटीज एंड इवैक्यूएशन इन द बैटल। जब जंग होती है उसके बाद जो है वहां लाशें पड़ी होती हैं, उसको अलाउ करेंगे कि अपने अपने डेड को लेके जा सकें, इस किस्म की चीजें हैं, सही है। मेडिकल पर्सनल जो जंगों में लड़ रहे होंगे उनको नहीं आप मारेंगे, ये रूल्स हैं। मेडिकल यूनिट्स पे नहीं आप फायर करेंगे, सही है। मेडिकल एयरक्राफ्ट पे आप फायर नहीं करेंगे। जो बेचारे सिक और वुंडेड हो गए, अगर कोई जख्मी होता है, बेशक आपने जख्मी किया है, लेकिन अगर आपके वो कैप्चर हो गया जिंदा, आप उसको शूट नहीं कर सकते। ये असूल है जंग का, ये नहीं होता कि आप उसको मार देंगे। आपने उसको लेना है और आपने उसको जो है प्रोटेक्ट करना है, ये जरूरी है। फिर सेकंड जिनीवा कन्वेंशन है, और सेकंड जिनीवा कन्वेंशन किस चीज को रेगुलेट करता है, वुंडेड सिक एंड शिपरेक्ट आर्म फोर्सेस एट सी। पिछला जो था वो लैंड की फोर्सेस के लिए था, सेकंड जिनीवा कन्वेंशन शिप्स के उस पे, वो उसको रेगुलेट करता है कि शिप्स में ओशंस पे जब नेवल बैटल्स होंगी तो उनको आपने कैसे रेगुलेट करना है। वही पॉइंट है, वुंडेड सिक एंड शिपरेक्ट आर्म फोर्सेस विल बी प्रोटेक्टेड नॉट टॉर्चर और किल्ड। कि ये आपने कोई शिप किसी का तबाह किया है, 2-3 बंदे आपने उस मुल्क के पकड़ लिए, आप उनको मारेंगे नहीं, ये जरूरी है, सही है। आफ्टर एंगेजमेंट ऑल मेजर्स टेकन टू रिमूव द वुंडेड फ्रॉम द सी, ये आर्टिकल 18 है। मतलब ये कि फर्ज करें दो शिप्स की आपस में लड़ाई हुई है, मतलब किसी की भी, यूएस और ईरान की, तो अगले का शिप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। सोचे 3-4 लोग अभी वहां पे उसमें डूब रहे हैं या वो शिप डूब रहा है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको जिंदा दुश्मन के फौजी को अपनी शिप पे लेके आए और फिर उसको जो है उसका इलाज करें। तो ये भी जरूरी है, सही है। तो इस तरह से है ये, देखिए, मिलिट्री हॉस्पिटल शिप्स टू बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट एंड नॉट अटैक। और जो बंदा कैप्चर हो जाएगा उसका भी स्टेटस प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन जाएगा। फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर के अलग से असूल आते हैं थर्ड जिनीवा कन्वेंशन में, कि जब आपने किसी को प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया है तो आप वायलेट नहीं कर सकते। उसमें बहुत सख्ती है, बहुत डिटेल है। ये तो मैंने बड़े कंसाइज लिखे हैं, जब भी मैंने पढ़ा था तो वो बेतहाशा उसमें उन्होंने चीजें डिफाइन की हुई हैं, बहुत चीजें हैं कि किस तरह से आपने उनको रखना है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, सही है। ये क्रक्स मैंने कुछ लेके रखे थे कि वो उनको मैं कोट कर सकूं। Prisoners of war must be at all times be humanely treated and no torture and medical experiment। वर्ल्ड वॉर टू में ये बहुत होता था, पकड़ लिया है तो उस पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करें, बहुत बहुत ब्रूटल किस्म की वो जंगें थी, सही है। और उसमें आप जो है बहुत उसमें होता है कंडीशंस ऑफ प्रिजन टू बी हाइजेनिक एंड हेल्दी, प्रोवाइड एडिक्वेट फूड टू कीप प्रिजनर्स इन गुड हेल्थ, आर्टिकल 26 है। अच्छा, ये भी होता है कि ऑफिसर्स एंड प्रिजनर्स shall be treated with regard due to their rank and age। अगर आप अफसर हैं आपको अफसर वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। ये एक्चुअली होता है कि अफसर हैं तो अफसर वाला देंगे। आप देखें अभिनंदन वाला था, उसको चाय पिलाई, बड़ी तमीज से वो किया। जंग जहां हो गई वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप तमीज उसको डील करेंगे, सही है। और यही प्रैक्टिस है, पाकिस्तान इन चीजों को फॉलो करता है, सही है। ये आप नहीं कर सकते। नो प्रिजनर वॉश मे बी एम्प्लॉयड ऑन लेबर विच इज अनहेल्दी और डेंजरस। ये नहीं हो सकता आप उसको बंदे आपने पकड़ लिए प्रिजनर वॉर, जाके उसको आपने सर्बिया में किसी जेल में डाला हुआ है, किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लगा डाला, सही है। ये देखें, पार्टीज टू सेंड बैक द प्रिजनर्स आफ्टर हैविंग केयर्ड फॉर देम। तो ये भी आपने अगले का सोल्जर पकड़ लिया, लेकिन आपने उसका ख्याल रखना है और उनको फिर जो वापस करना है, सही है। फिर फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन रिलेटेड टू सिविलियन है। किसी जगह पे जंग हो रही है,
वहां पे सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, सही है। इसका आर्टिकल 4 कहता है प्रोटेक्टेड पर्संस आर डिफाइंड एज द पीपल अंडर ऑक्यूपेशन। आपने एक नई जगह पे कब्जा किया है, जैसे यूएस ने ऑक्युपाई किया था अफगानिस्तान को, वहां पे यूएस सिविलियंस को नहीं मार सकता, ऑल्दो ये इस चीज को ये करते हैं वॉयलेट, सही है, और उसको जो है आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये रखिएगा जहन में कि यूएस के जो ड्रोन अटैक है, हम कह सकते हैं किसी हद तक जिनीवा कन्वेंशन को वॉयलेट करते हैं कि उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं सही तरह कर पा रहे थे डिस्टिंक्शन के सिविलियन है या मिलिट्री टारगेट है, तो बहुत उसमें सिविलियन लोग भी मारे जाते हैं, सही है। इस तरह से आप आर्गुमेंट बिल्ड कर सकते हैं। सिविलियंस के क्या राइट्स हैं, सिविलियन हॉस्पिटल अटैक नहीं होंगे, सही है। चिल्ड्रन अंडर 15 जो हैं सेपरेटेड ऑर्फन, उनको आप ख्याल रखेंगे, वो बच्चे हैं, सही है। पर जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं मतलब सिविलियंस, उनका आप ख्याल रखेंगे, ह्यूमनली ट्रीट करेंगे, उनकी रिलीजियस फैमिली और अदर राइट्स। ये चीजें इसलिए बनी है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, जो जहां जाता था कंप्लीट एनाइलेशन होती थी, इसलिए उसके बाद फिर इस तरह की चीजें बनी है, सही है। नो कोएशन ऑफ प्रोटेक्टेड पर्सन टू ऑब्टेन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आर्टिकल 31 है, सही है। आप जो है उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, जो भी बंदा आप जिसको पकड़ेंगे सिविलियन को भी, और आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, किसी को हॉस्टेज नहीं बनाएंगे, किसी को बाय फोर्स अपनी जंग में आप नहीं जो है वो देंगे, बाय ये नहीं है कि उसको अपनी जो है फोर्स में आपने डाल दी। तो इस तरह के जो है ना कई उन्होंने वो कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एक एडिशनल प्रोटोकॉल 1 आता है, अगर आप बहुत डिटेल देखना चाहते हैं, ये बाद में इसमें ऐड कर दिया इन्होंने 77 में। एडिशनल प्रोटोकॉल 1 जो है उसमें वो थोड़ा से वेपन्स ऑफ वॉर के जो है और मीन्स ऑफ कंडक्टिंग वॉर इसमें भी बात करता है। आर्टिकल 35 इसका देख लें, ये याद भी कर लें, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। द राइट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट टू चूज मेथड्स और मीन्स ऑफ वॉरफेयर इज नॉट अनलिमिटेड। इसका मतलब ये है कि आप जंग में ये आपके पास बस एक राइट नहीं है कि जो दिल में आएगा आप जिस किस्म की आप टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स हथियार यूज कर सकते हैं, देर नॉट अनलिमिटेड। सो योर चॉइस टू चूज मेथड्स और मीन्स ऑफ वॉरफेयर आर नॉट अनलिमिटेड। आपने जो दिल में आगे नहीं करेगा, आप हर तरह की चीज यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसको डिफाइन कर दिया है। आर्टिकल 35 नो वेपन्स और मेथड्स व्हिच कॉज सुपरफ्लुअस अननेसेसरी सफरिंग, कि ऐसे आप वेपन्स नहीं यूज कर सकते जो बस अगले बंदे को सफरिंग अननेसेसरी कॉज करे। पता चले आप ऐसे कोई गैसेस कोई ऐसे कोई केमिकल्स यूज करते हैं, पूरा अगला बंदा बर्न हो जाता है और फिर पूरे साल बाद मरता है, मतलब इस किस्म की फजूल किस्म की चीजें आप यूज नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल वेपन्स वो जो होते हैं ना कि जो अननेसेसरी सफरिंग जो कॉज करें, मतलब ये ठीक है, बड़ी एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, वॉर सफरिंग तो कॉज करेगी, लेकिन यहाँ पे हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार जंग तो होगी, तो बेहतर ये है कि किसी तरीके से हो जाए, इसलिए ये लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। ये देखें, नो वेपन्स और मेथड्स व्हिच कॉज सिवियर एंड लॉन्ग टर्म डैमेज टू एनवायरनमेंट, सही है। इस तरह से नहीं आपने करना, कोई नए वेपन नहीं बनाएंगे ताकि आप बहुत कोई खतरनाक हो, सही है। इस किस्म की जो है आप चीजें नहीं करेंगे। इसको आप इस पर्सपेक्टिव से भी कह सकते हैं, पूरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मेथड्स एंड मीन्स ऑफ वॉरफेयर। तो दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, एक एस्पेक्ट है लोगों की जान की हिफाजत, उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजनर्स, सोल्जर्स, सिविलियन। दूसरा है कि हम मेथड्स क्या ले सकते हैं जंग में, क्या अनलिमिटेड है आपके पास? नहीं, अनलिमिटेड नहीं है। जो 1899 और 1907 का हेग कन्वेंशन था, उसमें भी उन्होंने उस टाइम के हिसाब से बताई थी चीजें कि आप इस किस्म की चीजें, डिफरेंट उसमें लॉज थे, कोई गैसेस पॉइजनस नहीं यूज करेंगे, एक्सप्लोडिंग बुलेट्स नहीं, एक्सप्लोडिंग बुलेट भी एक चीज होती है वो नहीं यूज करेंगे, इस तरह आप माइन सी में नहीं करेंगे। उस टाइम के हिसाब से उन्होंने उसमें ये चीज डिसाइड की थी, सही है। उसके बाद जिनीवा कन्वेंशन का प्रोटोकॉल है, ये जो हमने अभी पढ़ा था कि इसमें आप इस किस्म की चीजें नहीं यूज कर सकते। फिर डिफरेंट और भी कन्वेंशन हैं, इनके नाम देख लें, जैसे जिनीवा प्रोटोकॉल फॉर प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ ये पॉइजनस गैसेस और इस तरह की चीजें बहुत डिटेल में है, आप याद ना करें, ये मैंने नाम सारे लिख लिए हैं तो आपको जो है आसानी होगी। ये देखें 1972 का बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है, ये क्या कहता है आर्टिकल 1, ईच पार्टी undertakes to never develop, produce or stockpile biological agents और toxins, ठीक है। तो आपने 1972 का बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन बताना है कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स को इलीगल
कर देते कि आप ये नहीं कर सकते, इस किस्म के केमिकल वेपन्स यूज नहीं कर सकते, और सद्दाम हुसैन ने यही यूज किए थे। सही है। फिर 1997 का एंटी माइन कन्वेंशन है, या ओटावा ट्रीटी भी उससे कहते हैं, और वो ये कहता है कि आप इस तरह से माइंस भी नहीं लगा सकते कि अन्य वार, ठीक है। तो ये इस किस्म की जो है आपको नजर आती हैं इसके अंदर, कि एक तो लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, दूसरा आप किस तरीके की जो है वो चीजें यूज कर सकते हैं, तो कन्वेंशनल चीजें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी ओपिनियन आता है उस पे, न्यूक्लियर वेपन्स पे, न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं कि नहीं। उसमें फिर जो आईसीजे ने अपना डिसीजन दिया था, उसमें उसने किया, ये केस है लीगैलिटी ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। उसमें इसने कहा था कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो, सॉरी, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वायलेट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स प्रोपोर्शनैलिटी का नहीं ख्याल करते। न्यूक्लियर वेपन सिविलियन और मिलिट्री में डिफरेंशिएट नहीं करते। न्यूक्लियर वेपन्स हर उस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं जो कि हमने पीछे अभी सारे पढ़े हैं। तो ये एक इनका ये आर्गुमेंट था, सही है, जो कि आईसीजे ने दिया। अच्छा, ये हमने देखे थे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जंगें। उसके बाद जो है ये, इसको देखें नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट इंसर्जेंसी के पर्सपेक्टिव से, और तमाम जिनीवा कन्वेंशन जो हैं उसमें आर्टिकल 3 की एक इम्पोर्टेंस आती है, ये थोड़ा सा फोकस कर लें। आर्टिकल 3 जो है वो तमाम जिनीवा कन्वेंशन में कॉमन है, और वो ये क्या कहता है कि नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट, नॉन इंटरनेशनल इंसर्जेंसीज और इस किस्म के जो मसाइल होते हैं उसमें भी जो है ये चीजें अप्लाई होंगी। सही है। एक स्टेट के अंदर फर्ज करें वो कोई ऑपरेशन कर रहा है, उसमें जो है वो करेंगे। उसके बाद एक और एडिशनल प्रोटोकॉल भी आया, प्रोटोकॉल 2 कहलाता है, विक्टिम्स ऑफ नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स के नाम से। उसमें फिर और थोड़ा सा ये जो लोकल आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे एक मुल्क के अंदर इंसर्जेंसीज, और उसको भी जो है इन्होंने डील किया। सही है। तो उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। नॉन इंटरवेंशनल में प्रोटोकॉल जो सेकंड है, ये आप देखें कि ये सारी उसमें अप्लाई होता है। कॉन्स्टिट्यूट फाउंडेशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पर्सन केस ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट नॉट ऑफ एन इंटरनेशनल कैरेक्टर। सही है। और उसमें क्या है कि ऑल नॉन कॉम्बैटेंट्स दोज हु हैव सीज्ड हॉस्टिलिटीज मस्ट बी ट्रीटेड ह्यूमनली। अब ये कहाँ अप्लाई हो रहा है, जैसे कोई मुल्क होते हैं, कोई कहीं पे टेररिस्ट हैं, उनको डील करते हैं। फर्स्ट श्रीलंका में तमिल टाइगर्स की इंसर्जेंसी थी, वहां पे अगर वो अटैक कर रहे हैं तो वहां पे अप्लाई होगा, क्योंकि मुल्कों के बीच में नहीं है, तो आप उस पे वो फॉर्मल जो जिनीवा कन्वेंशन है वो अप्लाई नहीं करते, तो उन पे भी ये नॉन आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स वाला जो है वो आइडिया अप्लाई होता है, और उसमें वही सारी उसी किस्म की चीजें आ जाती हैं। बच्चों की केयर करेंगे और उस एरिया में लोगों को रिलीफ देंगे, इस किस्म की सारी जो है वो बातें आ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वो हम कॉन्सेप्ट करेंगे यूज ऑफ फोर्स का। यूज ऑफ फोर्स जो है वो अप्लाई हो सकती कि नहीं। ठीक है जी, समझ आया आप लोगों को। ये हम आज नहीं करेंगे क्योंकि आज के लिए काफी हो गया, इससे ऊपर तो आप लोगों का जहन नहीं चलेगा, आई नो।